आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग यार? ऑल राइट। आवाज आ रही है मेरी सभी को? हाँ बोलिए अगर आ रही है तो फिर क्लास की शुरुआत की जाए। ठीक है। सो आज की जो क्लास है ना, इसमें हमको करना है पॉलीगन। ठीक है। पॉलीगन में आपको पढ़ना है रेगुलर पॉलीगन। ठीक है ना? इर्रेगुलर पॉलीगन आपको पढ़ना नहीं है। क्लियर है? क्या पढ़ना है आपको? रेगुलर पॉलीगन। हाँ जी। तो पहले शुरू करते हैं पॉलीगन। पॉलीगन को हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। पॉलीगन इज कॉल्ड एज बहुभुज, राइट? नॉर्मली आपने ट्राइंगल को ट्राइंगल के नाम से पढ़ा, स्क्वायर को, ये सब भी पॉलीगन ही है। ठीक है। सो मल्टीपल साइड्स इज बहुभुज, बट यूजुअली ट्राइंगल और इस मतलब क्वाड्रिलेटरल को हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं, और फिर जो बाकी है उनको कहते हैं कि तुम लोग का एक नाम होगा पॉलीगन। जनरल टॉपिक जो है, पॉलीगन रिफर्स टू मोर देन 4 साइड्स, बट इन प्रैक्टिकल सेंस और इज पर थियरी एनीथिंग फ्रॉम ट्राइंगल इज जस्ट पॉलीगन। ट्राइंगल से होकर पॉलीगन ही है। खैर, अब आते हैं। और पॉलीगन देखिए दो तरह के होते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन। आपको क्या सर ये फिजिक्स चल रही है क्या? कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस? नहीं, कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है, जैसे मैं ऐसे कुछ बना दूं, टें 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 टें। देखो इसमें सारे जो अंदर के कोण है ना, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, राइट? आंतरिक कोण। जब सारे इंटीरियर एंगल लेस देन 180 हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो आपको अगर कुछ लिखना है तो यहां लिख लो, ऑल इंटीरियर एंगल लेस देन 180। अच्छा, व्हाट विल बी कॉनकेव पॉलीगन? नेचुरली ऑल एंगल शुड बी मोर देन 180। नहीं, वन एंगल। अगर जैसे आपने पढ़ा होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और एक पढ़ा होगा आपने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। सो एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल था जिसमें सारे एंगल 90 से कम हो। ऑब्ट्यूज क्या हुआ था? केवल एक एंगल 90 ना रह जाए तो एक्यूट नहीं, वो ऑब्ट्यूज है। ऐसे ही कॉनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसमें एटलीस्ट यानी कम से कम वन इंटीरियर एंगल, एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। मतलब अगर आप इसको बनाने जाओगे ना तो कुछ ऐसा बनाया जा सकता है, एक भुजा, जब दूसरी भुजा बनाओ ऐसे। अब ये इंटीरियर एंगल देख रहे हो आप, 180 से बड़ा हो गया। बाकी इंटीरियर एंगल ठीक है, सब 180 से कम है, दिख रहा है आपको? ये वाला जो इंटीरियर एंगल है ये 180 से बड़ा हो गया, तो ये तुम्हारा कहलाएगा कॉनकेव पॉलीगन। अब हिंदी में लिखना है तो उत्तल और अवतल बोलेंगे इसको, तो बोलेंगे उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज इसका नाम हो गया, और इसको हम बोलेंगे अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज। ठीक है? हाँ जी, समझ में आया? उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। ये तो बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया कि भैया पॉलीगन को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं कि पॉलीगन का जो नाम है पॉली, पॉली इसलिए कि बहुत भुजाएं हैं, लेकिन आप कहोगे सर देखो 3 वाले को ट्रायंगल बोलते थे, 4 वाले को क्वाड्रिलेटरल बोलते थे, 5 वाले को क्या बोलेंगे? सो देखो आपको मैं लिख रहा हूं, यहाँ पॉलीगन लिखा मैंने, और पॉलीगन में हमने कहा कि नंबर ऑफ साइड्स लिख दिया, और यहां मैंने लिख दिया नेम। उसको हम क्या पुकारेंगे? पॉलीगन तो जनरल नाम है, तो आप कहोगे अगर 5 साइड्स होंगे तो इनको हम बोलेंगे पेंटागन। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, पॉलीगन भी क्या होता है? क्लोज्ड फिगर होता है। जैसे आपका ट्राइंगल एक क्लोज फिगर है, स्क्वायर एक क्लोज फिगर है, क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज फिगर है, पॉलीगन भी एक क्लोज फिगर है। इसमें अगर 5 साइड्स होंगी तो हम उसको पेंटागन के नाम से जानेंगे, पंचभुज। पंचभुज बोलेंगे इसको। देन 6 साइड्स होंगे तो इसको हम बोलेंगे हेक्सागन। इसको हम बोलेंगे षटभुज बोलते हैं शायद, है ना हिंदी में।
7 होगा तो ये कहलाएगा हेप्टागन। हेप्टागन को क्या बोलेंगे? सप्तभुज। 7 भुजा हो गई, सप्तभुज हो गया। 8 हो गया तो क्या हो गया? ऑक्टागन। ऑक्टागन को क्या बोलेंगे? अष्टभुज। 8 भुजाएं, अष्टभुज हो गया। अच्छा 9 और 10 वाले का नाम बताओ क्या होता है? 9 और 10 का नाम बताओ तुम। हिंदी में तो आसान है, 9 को बोलेंगे नौभुज। एक कह रहा है नानागन। नानागन नहीं होता है, नैनोगन भी नहीं होता है, नोनागन होता है। वो नैनो टेक्नोलॉजी वाला नहीं आएगा यहाँ पर, इसको बोलेंगे नोनागन। और गॉन नहीं है, ठीक है। 10 वाले को बोलते हैं डेकागन। डेकागन। तो ये कह सकते हो आप 9 भुज, ये हो गया 10 भुज। 11 वाले को फिर पूछोगे 98 वाले को क्या बोलते हैं, राइट। तो ऐसा है, जो नॉमेनक्लेचर है ना, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है तुमको। इसके आगे के जो पॉलीगन है उनको कैसे पढ़ना है मैं बता रहा हूं। सवाल ऐसे लिखेगा 11 साइडेड पॉलीगन, 12 साइडेड पॉलीगन, 13 साइडेड पॉलीगन, ठीक है। इसके आगे का नॉमेनक्लेचर जो है तुम्हें नहीं रटना है। उनके नाम है सिंपली 11 साइडेड पॉलीगन, 12, 13, ऐसे ही पूछा जाएगा। आपको अगर नाम ध्यान रखना है तो सिर्फ यही 10 नाम ध्यान रखने हैं बस, ठीक है। समझ में आई बात? यस। इसके आगे बढ़ते हैं, और पॉलीगन को आपको पढ़ना है, वो भी रेगुलर पॉलीगन पढ़ना है। तो आते हैं पहले कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन के लिए फिर हम जनरलाइज फॉर्मूला वगैरह सब निकालेंगे और समझेंगे क्या होता है। तो अगर मैं रेगुलर पॉलीगन की बात करूंगा, पहले समझते हैं रेगुलर पॉलीगन का क्या होता है। इसके लिए 2 कंडीशंस होती हैं। एक, ऑल साइड्स इक्वल होने चाहिए, पहला। एंड, और नहीं, एंड ऑल। तब तो सर 6 साइडेड 7 साइडेड भी बोल सकता था, नाम रखने का क्या जरूरत था? गब्बर जी, हम यहां पर नाम पे डिबेट करने आए हैं कि आप कॉन्सेप्ट सीखने आए हो? डिबेट करना है नाम पे? हाँ, गणित में पीएचडी करनी है आपको, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, तब पीएचडी हो पाएगी। नाम पे पीएचडी का डालो आप। देखिए, जितना मैं बता रहा हूं उतना सीख लो। उसके आगे अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं बता रहा हूं आपको, एक चैट जीपीटी नाम की चीज है जो आपके हर फालतू सवाल का मस्त जवाब देगी, गुस्सा भी नहीं करेगी। तो आप चैट जीपीटी यूज करिए, गूगल यूज करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बुराई है आपके सोचने में, बट क्लास की एक लिमिटेशंस है, ठीक है। जितना जरूरी है उतना ही बताएंगे तुमको। जो चीज एग्जाम में नहीं आनी है, जिस चीज का कोई रेलेवेंस नहीं है, जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, वो मैं नहीं बताऊंगा। बट यू कैन नो, चैट जीपीटी इज देयर, गूगल इज देयर, यू कैन वेस्ट योर टाइम देयर। क्लास में थोड़ा सा पेशेंटली लाइन पे रहो, ठीक है। अभी मैं कुछ बोल दूंगा तो आपको बहुत बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं। लोगों की हरकतों से मैं कई बार जान जाता हूं कि वो कितना सीरियस है एग्जाम को लेके, राइट। ऑल साइड्स इक्वल और ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल, तो ये दोनों कंडीशन जो है एंड के साथ आएंगी, राइट। दोनों कंडीशन क्या है? एंड के साथ आएंगी। ऑल साइड्स इक्वल, ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल, सारी भुजाएं बराबर हो और सारे आंतरिक कोण भी बराबर हो। अब मैं एक मजेदार बात बताता हूं आपको। अगर आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल देखा था, वो भी एक तरह की रेगुलर फिगर है। क्यों? क्योंकि उसमें तीनों साइड्स बराबर थे और तीनों इंटीरियर एंगल भी बराबर थे, याद है कि नहीं? ये एक रेगुलर फिगर है, इसको हम रेगुलर फिगर बोलेंगे, रेगुलर ट्राइंगल बोल सकते हैं इसको, बट उसका अलग से नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल में बात करूं तो एक क्वाड्रिलेटरल आपका होता है स्क्वायर, और एक क्वाड्रिलेटरल आपका होता है जिसको हम बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस रेगुलर फिगर इसलिए नहीं है, इसकी चारों भुजाएं जरूर बराबर हैं, बट इसके चारों इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते हैं। समझ रहे हो आप? यहाँ आमने सामने का ये कोण बराबर हो जाता है, तो ये रेगुलर नहीं होता है, ये रेगुलर फिगर नहीं कहलाएगा, ये रेगुलर फिगर नहीं है। लेकिन स्क्वायर में क्या है? चारों आंतरिक कोण बराबर है, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये आपकी एक रेगुलर फिगर है। समझ में आई बात की नहीं? ये आपकी रेगुलर फिगर है।
आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट? तो जैसे हम अब बात करेंगे लेट्स से इंटीरियर एंगल वगैरह, अगर इंटीरियर एंगल सेम होगा तो कॉनकेव पॉलीगन नहीं पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है। इट वाज जस्ट ए क्लासिफिकेशन, राइट? जैसे देवता होते हैं, दैत्य होते हैं, राक्षस भी होते हैं, ऐसे ही क्लासिफिकेशन है। तो आई स्टार्टेड द चैप्टर विद द क्लासिफिकेशन। और बाकी आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको बस रेगुलर फिगर्स पढ़ने हैं, समझ होनी चाहिए कि भाई कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है। अगर कोई डेफिनेशन उसकी आ जाती है तो आप बता सकते हो कि भाई कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, समझ में आया बात? अब हम आते हैं और मूव करते हैं और हम बात करेंगे अब लेटेस्ट से। मैंने आपसे बोला कि हम एंगल्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं सबसे पहले। तो अगर आपको याद हो, जब हमने बोला था आपके पास कि एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, याद है आपको? तो हमने कहा था भाई चतुर्भुज के अगर कोणों का सम निकालना हो तो क्या करना है? आप सिंपली एक लाइन बना दो ऐसे। इससे क्या होता था, दो ट्राइंगल बन जाते थे, याद है? और दो ट्राइंगल अगर बनेंगे तो आपका चतुर्भुज में जो कोणों का सम आया वो आया 2 × 180 डिग्री। अच्छा, अभी ध्यान से देखो कि मैं नंबर ऑफ साइड्स को 4 के बजाय अगर 5 बना दूं, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ साइड्स को 4 के बजाय मैंने 5 कर दिया। यहां क्या करेंगे, देखो यहां अगर आप एक पॉइंट पकड़ोगे तो एक ट्राइंगल इससे बन जाएगा, एक ट्राइंगल इससे बन जाएगा। आप देखो अगर आपके पास 5 भुजाएं हैं, 5 साइड्स हैं, तो आपके पास 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 3 × 180 डिग्री, टोटल एंगल्स का सम। लेट अस सी अगर मेरे पास 6 भुजाएं हो जाए तो मैं क्या करूंगा? आप कहोगे 6 भुजा अगर आपके पास होगी तो यहां पकड़ो, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? 4, 1 2 3 4। तो यहां क्या हो जाएगा? 4 × 180 डिग्री। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि अगर मेरे पास n साइड्स हो, अगर मेरे पास एक n साइडेड पॉलीगन हो जिसमें n साइड्स हो, तो n साइडेड पॉलीगन में क्या हो रहा है? जो टोटल है, टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये क्या होता है? सो टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल सिंपली तुम्हें ये करना है n - 2 × 180 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? पैटर्न देख रहे हो आप क्या हो रहा है कि अगर मेरे पास लेटस से 5 भुजाएं हैं, पेंटागन है, 5 साइड्स हैं, तो 5 साइड्स पे 3 × 180 बना, 4 साइड्स पे हमारा 2 × 180 बना, और 6 साइड्स पे आपने देखा क्या हो रहा है। तो अगर n साइड्स होंगे तो उसी तरह से n - 2 बनेगा, राइट? 6 है तो 4, 5 है तो 3। इसलिए ये फॉर्मूला आपका आता है कि n - 2 × 180 डिग्री आपका ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको देखना चाहिए, वो ये है कि चलो इंटीरियर एंगल समझ में आ गया, व्हाट अबाउट एक्सटीरियर एंगल्स? भाई अगर ये इंटीरियर एंगल है आपने कहा, तो क्या ये आपका एक्सटीरियर एंगल होगा? यस। अगर ये इंटीरियर एंगल है, मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा ऐसे, तो क्या ये एक्सटीरियर एंगल होगा? यस। सिमिलरली अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो आपका ये अगर इंटीरियर एंगल है तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा। सिमिलरली मैं इसको ऐसे बढ़ा दूंगा आगे, और यहां पर ये वैल्यू आपकी एक्सटीरियर एंगल ये भी मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि हर एक एक्सटीरियर एंगल क्या है? 180 माइनस इंटीरियर, 180 माइनस इंटीरियर, 180 माइनस इंटीरियर, 180 माइनस इंटीरियर, राइट? तो इसेंशियली अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे तो आप कहेंगे कि मुझे वैल्यू जो मिलने वाली है वो मिलने वाली है 4 × 180 माइनस, माइनस क्या होगा? इंटीरियर का टोटल जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ 360। क्या टोटल वैल्यू यहाँ 360 डिग्री आई? यस। आप यहां जाओ, यहां आप कहोगे हर एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा? 180 माइनस इंटीरियर, 180 माइनस इंटीरियर। तो आपका ये बनेगा 180 × 5 माइनस 3 × 180। अंतर क्या आएगा? 360। आप ऐसे समझ लो कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर क्या है? नंबर ऑफ साइड्स इंटू 180, और सम ऑफ ऑल इंटीरियर क्या है? नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 × 180। सो इनका अंतर अंत में क्या बचाएगा? 2 × 180 हर जगह। जैसे यहां पर आप जाओगे, टोटल एक्सटीरियर क्या बनेगा? अगर आप टोटल एक्सटीरियर निकालोगे तो 180 माइनस इंटीरियर करते रहोगे तो अल्टीमेटली क्या बनेगा? 6 × 180 माइनस 4 × 180। तो हर जगह वो बचेगा 360 डिग्री। इसलिए यहां पर दूसरी काम की चीज आपको लिखनी है, और वो ये है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम है जो आपको लिखना है। अब इसके आगे आपको पता है हम अभी तक जनरल पॉलीगन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके आगे की सारी बात हम करने जा रहे हैं रेगुलर पॉलीगन्स के लिए, कि रेगुलर पॉलीगन में आपको इंटरेस्टिंग पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो मैं अब आता हूं रेगुलर पॉलीगन के केस में। क्या रेगुलर पॉलीगन में आप मुझे बताइए कि टोटल एंगल बदलेगा? नहीं। तो मैं यहां पर एक लिख रहा हूं आई टी,
और एक लिख रहा हूं ईटी। आईटी का मतलब है इंटीरियर एंगल्स का टोटल, ईटी का मतलब है एक्सटीरियर एंगल का टोटल। आपको पता है ये वैल्यू है n-2 इंटू 360 डिग्री या 180 डिग्री, 180 डिग्री। यहां पर जो आपकी वैल्यू है ये कितनी आई आपकी, ये वैल्यू आपकी है 360 डिग्री, राइट। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इंटीरियर एंगल चाहिए सिंगल सिंगल किसके बराबर है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में सारे एंगल बराबर होते हैं, तो हर एक इंटीरियर एंगल अगर मुझे लिखना है तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप एक्सटीरियर एंगल लिख लो। एक एक्सटीरियर एंगल अगर आपको निकालना है तो n से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको मिलेगा यहां से 360/n। ये आपका एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। अगर आप इंटीरियर एंगल लिखना चाहते हैं तो इसको n से डिवाइड करिए, तो मिलेगा आपको n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n। तो ये हो गया आपका इंटीरियर एंगल, इसको हम बोल देते हैं ईच इंटीरियर एंगल, और ये हो गया ईच एक्सटीरियर एंगल। यस और नो? ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं सबके लिए, ठीक है। जैसे हम नंबर ऑफ साइड्स यहां लिखेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं यहां पर क्या लिखने जा रहा हूं, इंटीरियर का टोटल। मैं यहां लिखने जा रहा हूं एक्सटीरियर का टोटल। मैं यहां पर लिखूंगा ईच इंटीरियर एंगल, और यहां मैं लिखूंगा ईच एक्सटीरियर एंगल। करते हैं एक्सरसाइज। 5 इंटीरियर का टोटल क्या होगा, 3 इंटू 180 540। यहां क्या होगा 6 इंटू 4 इंटू 180 720। 5 इंटू 120, ये 4 इंटू 120 है, ये बनेगा 5 इंटू 180, तो 180 करोगे तो 900 बनेगा। ये यहाँ ये 1080 बन जाएगा, बनेगा 180 से जुड़ता जा रहा है। देखो आप, ये वैल्यू आपकी बनेगी 1260। 7 इंटू 18 7 126, और 10 पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1440। ठीक है। एक्सटीरियर जाओगे सब में 360 ही बनेगा, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। 360 360 360 360 360। इंटीरियर में जाओगे आप, तो इंटीरियर निकालने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ मैं आपको। एक तरीका है कि आप एक्सटीरियर को 5 से डिवाइड करिए, तो 36 को 5 से डिवाइड करोगे तो 72 डिग्री आएगा। यहां से 180 घटा दो, 180 में से ये घटा दो तो आपको 108 डिग्री मिल जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है इंटीरियर एक्सटीरियर लिखने का। सबसे पहले एक्सटीरियर निकाल लो, 360 से डिवाइड करते हैं 6 को, तो ये वैल्यू आएगी 60 डिग्री। और अगर ये 60 डिग्री आ गई, अगर ये वैल्यू मेरी 60 डिग्री आ गई, तो मैं कहूंगा ये वैल्यू मेरी कितनी होगी 120 डिग्री, क्योंकि एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर का टोटल 180 होता है। 7 को नहीं लिखूंगा मैं, 8 को लिखूंगा। 8 से अगर डिवाइड करोगे आप तो ये आएगा 45 डिग्री, और यहां पर आ जाएगा आपका 135 डिग्री। 9 से भी डिवाइड नहीं करूंगा, कर लेते हैं 9 से हो जाएगा। वैसे सीधा कट रहा है तो काट लो, 9 चौके 36 से 40 हो गया, तो ये वैल्यू 140 हो गई। 10 से अगर आप काटने जाएंगे तो ये बनेगा 36 डिग्री, और अगर आप 10 से काटेंगे तो ये वैल्यू 144 डिग्री हो जाएगी। ठीक है। 7 से मैंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि यार बहुत अटपटा है, क्यों काटे। दूसरा एक बात समझो मेरी, अगर तुम्हें ये 120 पता है, 135 पता है, तो 7 वाली वैल्यू इसके बीच में ही होगी ना। देखो आप, इंटीरियर लगातार बढ़ रहा है, एक्सटीरियर लगातार घट रहा है, तो अगर मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, तो मुझे ये भी पता चली जाएगा, उसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं। बट अगर पॉसिबल है तो इन वैल्यूज को एटलीस्ट ध्यान रखो जो तुम्हारे सामने लिखी हुई, अगर पॉसिबल है। अगर इसमें दिक्कत हो रही तो मत करो, राइट। दूसरा, जैसे 12 साइडेड पॉलीगन है, वो भी पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 360 यहाँ लिखोगे तो ये 30 बन जाएगा, ये आपका 150 बन जाएगा। सब रटना नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि देयर आर वेज जिसमें आप निकाल सकते हो उसको फटाफट, कोई मुश्किल नहीं है। सवाल बनने को इसी भी बहुत सवाल बन सकता है। जैसे यहां पर आप देखो, इंटीरियर और एक्सटीरियर का मैं रेशियो अगर लिखूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं आई रेशियो ई, चाहे आप टोटल का कर लो चाहे आप इंडिविजुअल का कर लो, एक ही बात है। जैसे इसका रेशियो निकालो आप, तो आपको बनेगा 36 3 108, 36 दूना 72, 3:2। यहाँ बनेगा 60 2:1, यहाँ बनेगा 3:1। यहाँ बनेगा आपका, अगर आप काटते हो, किससे कटेगा ये वैल्यू, 20 से कट जाएगा, 7:2, 7:2, 4:1, 5:1। 11 भी मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है क्योंकि 11 इसी के बीच में आएगा कहीं। ठीक है, ठीक, तो समझ में आ जाएगा। तो इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का रेशियो अगर ये है तो बताओ नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे वगैरह वगैरह। तो ये बेसिक है जो थोड़ा सा फैमिलियरिटी आपकी होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ रट लो, बट मैं कह रहा हूँ निकालने का तरीका तो पता हो कि भाई रेगुलर पेंटागन में एक्सटीरियर एंगल 72 निकालो 360 से डिवाइड करके, तो इंटीरियर भी 108 पता चल गया। बाकी ये सबसे इंपॉर्टेंट तो तुम्हारा ये हेक्सागन है, हेक्सागन और ऑक्टागन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों।
राइट। ये और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वैल्यू बहुत आसान भी है, मतलब याद रहेगी आपको 135 45 120 60। पेंटागन भी लोगों को याद ही रहता है, नथिंग टू से। तो ये कोई खतरनाक वैल्यूज नहीं है कि आपको बहुत लोड लेना है इसका, ये अपने आप आपकी मेमोरी में रहेगी, चिंता ना करो इसकी। ठीक है, अब आते हैं और कुछ और बातें करते हैं जरा रेगुलर फिगर्स के बारे में। ओके, शुरू करें तुम लोग? सही है। सो लेट मी डू वन थिंग। मैं आपको अब एक काम करने जा रहा हूं, जो भी रेगुलर फिगर्स हैं उनका जनरल कुछ फार्मूला वार्मूला बनाया जाए यार, है ना? कैसे एरिया लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे, ऐसा कुछ ना तिकड़मबाजी समझते हैं। लेटर से मैंने आपके सामने एक पॉलीगन बनाया है, बट यहाँ डॉट 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 करके इसको बोलेंगे कि ये एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है। क्या लिखा मैंने? एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। तो ये जो डायग्राम तुम्हारे सामने बना है मत बोलना हेक्सागन है, बस छोटा सा रिप्रेजेंट किया है मैंने, ये एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है। कुछ डेरिवेशन मुझे करना है आपके साथ ही। अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि यहां पर एक कोई सेंट्रल पॉइंट होगा, उस सेंट्रल पॉइंट को अगर मैं इस कॉर्नर से ज्वाइन करूंगा और इससे ज्वाइन करूंगा, तो आप मुझे बताओ अगर एन साइडेड पॉलीगन है तो ये इंटीरियर एंगल कितना बनेगा? थोड़ी देर के लिए बताओ। आप कहोगे कि भाई हर एक एंगल जो होता है वो n माइनस टू इंटू 180 बाई एन के बराबर होता है, यही आपका हर एक इंटीरियर एंगल है या नहीं है? यस, यस और नो? से यस, हर एक इंटीरियर एंगल ऐसे ही बनेगा ना। मान लेते हैं इसका साइड ए है, तो आपको एक चीज समझना है कि भाई अगर मैं एंगल निकालने जाऊंगा, इंटीरियर एंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कुछ ऐसी कहानी है पूरे एंगल की है, लेकिन अगर मैं इसके सिंगल एंगल की बात करूंगा तो दिस इज द एंगल दैट आई एम गोइंग टू गेट। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये एंगल मुझे मिलने वाला है। अगर मैं सिर्फ इतने एंगल की बात कर रहा हूं, लेट्स से इस एंगल को मैंने बोल दिया अल्फा या थीटा बोल देते हैं, इतने एंगल को, ये वाला एंगल, तो थीटा की वैल्यू इसका भी आधा होगी, क्योंकि ये तो इस पूरे एंगल का भी आधा है, सेंटर से इस पॉइंट से अगर ज्वाइन किया तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि ये वैल्यू है n अपॉन 2n इंटू 180, n अपॉन 2n इंटू 180 माइनस 360 बाई 2n। यस, n से n कटेगा, क्या ये 90 डिग्री माइनस 180 डिग्री बाई n है? यस, क्या नाम है इसका? थीटा। क्या थीटा एंगल इसके बराबर है? इतना समझ में आ रहा है? यस। अब मुझे इसका एरिया लिखने का मान लिया मन है, तो मैं कैसे लिखूं? एक त्रिभुज तुम्हारे सामने बना हुआ है, इस त्रिभुज को थोड़ा गौर से देखना। इस यहां पर देखो मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, रेगुलर फिगर में हमेशा एक सेंट्रल पॉइंट होगा, ध्यान रखना, जो हर कॉर्नर से बराबर दूरी पे होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो ये एक तरह से आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक सिंगल ट्राइंगल है। एक और चीज देखना कि अगर मेरे पास n साइड्स हैं तो मेरे पास कितने त्रिभुज बनेंगे? ऐसे ऐसे आपके पास n त्रिभुज बनेंगे, राइट। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लिया मेरे पास एक पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, लेट अस से इस तरह का एक पेंटागन है, ठीक है। गौर से देखिएगा इस पेंटागन को कि अगर मैं यहां पर सेंट्रल में एक पॉइंट ले लूं और उस सेंटर वाले पॉइंट से मैं सारे कॉर्नर को ज्वाइन करूं, तो चूंकि 5 कॉर्नर्स हैं, आप देखो 5 ट्राइंगल बने कि नहीं बने? यस। तो अगर 5 साइड है तो हमारे पास 5 ट्राइंगल्स हैं, 6 साइड लोगे आपको 6 ट्राइंगल्स मिलेंगे, करके देख लो आप। अगर मेरे पास 6 साइड होंगे तो मेरे पास 6 ट्राइंगल्स बनेंगे। यहाँ सेंटर में एक पॉइंट ले लो आप, देखो, क्योंकि हर कॉर्नर से जब मैं ऐसे ज्वाइन करता जा रहा हूँ एक नया नया ट्राइंगल बनता जा रहा है, तो यहाँ 6 ट्राइंगल्स बने आपके। क्लियर है? मेक सेंस और नॉट? यस। तो मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर कि अगर मेरे पास ऐसे n साइडेड है तो ऐसे ही n ट्राइंगल मिल जाएंगे। अगर मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं तो क्या मुझे n ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए n से गुणा करना है बस? और क्या उन्हीं n ट्राइंगल से मिला के ये मुझे रेगुलर हेक्सागन मतलब रेगुलर n साइड पॉलीगन मिला हुआ है? आपको बिल्कुल। तो बस यही कार्य करना है, कर लेते हैं। आप कहोगे ये भुजा अगर a है तो इतनी भुजा किसके बराबर होगी? आप कहोगे a/2 के बराबर होगी, पूरी a है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक बात अब मुझे बता दो कि अगर मुझे लिखना हो tan थीटा, तो ये वैल्यू h है आपकी, राइट। tan थीटा किसके बराबर आएगा? आप कहोगे tan थीटा की वैल्यू होगी h अपॉन a/2, यहां हम कहेंगे 2h अपॉन a। h की वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहोगे a/2 इंटू कॉट थीटा, सॉरी tan थीटा, a/2 इंटू tan थीटा। यस। नाउ अगर मैं थीटा की वैल्यू उठा के रख दूं, थीटा की वैल्यू रखोगे 90 माइनस 180 बाई n, तो क्या ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी a/2 कॉट 180 बाई n? यस और नो? क्या ये वैल्यू a/2 इंटू कॉट 180 बाई n के बराबर हो जाएगी? यस।
क्योंकि tan 90 माइनस वट एवर इज कॉट वट एवर। हाँ जी, क्लियर है। आप मेरे को बात बताओ कि अगर मेरी h निकल गई तो मुझे तो अब एरिया लिखना है। एरिया कैसे लिखोगे आप? हाफ, एक ट्राइंगल का एरिया लिखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर मुझे पूरे रेगुलर पॉलीगन का एरिया निकालना है तो मैं n से गुणा कर दूंगा। तो हाफ NaH मेरा एरिया है। मैं लिख रहा हूं यहां पर हाफ, या ऐसे कर लें n इंटू हाफ AH। और अभी आपने h की वैल्यू लिखी है, वो उतार दो। h की वैल्यू आपने लिखी है a/2 cot 180/n, लिखा है आपने ऐसा। क्या आ गई वैल्यू? Na²/4 cot 180 डिग्री बाई n इज इक्वल टू Na²/8 cot π/n। ये हो गया आपका एरिया। ठीक है, क्या सभी को समझ में आया? तो ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, Na²/4 है, नॉट 8। कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, ओके, कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, तो उस रेगुलर पॉलीगन में अगर मैं उसका एरिया लिखूं तो एरिया आपको मिल गया। अच्छा, पेरीमीटर अगर पूछूं आपसे तो आप कहोगे वो तो सर बहुत आसान है, उसमें क्या ही पूछना है। पेरीमीटर तो बहुत आसान है ना, n साइड एन ए, पेरीमीटर आपका n हो गया। उसके लिए तो अलग से कुछ बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना आसान है। पेरीमीटर आपका n इंटू ए हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ऑलराइट, यस। एक और चीज देखना है यहां पर जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। ये जो पॉइंट तुम्हारे सामने है, ये जो पॉइंट है, राइट, इससे अगर आप h दूरी पर, क्योंकि देखो हर एक जो साइड होगा वो इससे h दूरी पर ही होगा, तो मैं अगर h को रेडियस मान के यहां से एक सर्कल खींचूंगा तो सबसे ऐसे पास करता हुआ निकलेगा। और अगर आप इसको रेडियस मान लो और आप ऐसे सर्कल खींचोगे, क्योंकि हर ये साइड बराबर है, तो आपको एक सर्कम सर्कल टाइप का मिल जाएगा। तो यहां से दो चीजें आपको और मिलेंगी, उन दो चीजों को भी लिख देता हूं मैं। तो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ दिस, ऐसे कुछ लाइक दैट, एन साइडेड है। सो अभी मैंने बोला आपको ये कि अगर आप इसको रेडियस मान लो, ठीक है, ये वैल्यू पता है कितनी थी h, इस h को हम इन रेडियस बोल सकते हैं, स्मॉल r, इसको आप थोड़ी देर के लिए r ही बोल देते हैं। ये हमारा इन रेडियस है और इसकी वैल्यू अभी हमने देखी है, क्या थी? देखो आपकी वैल्यू क्या थी? a/2 tan थीटा, a/2 tan थीटा, और ये है आपका tan, और जब tan को आपने कन्वर्ट किया था cot में तो ये वैल्यू आई थी cot 180 डिग्री बाई n। यहां पर ये जो वैल्यू आपकी आएगी, ये लेंथ, ये आपकी सर्कम रेडियस होगी, राइट, वेयर आई एम सेइंग दिस एंगल इज थीटा। तो a के टर्म्स में आप बताओ ये r कितना होगा? तो आप कहोगे a/2 बाई r हमारा बनेगा cot थीटा। a/2 की वैल्यू कितनी लिखूं मैं, बताइए? r की वैल्यू अगर आप कहोगे ऐसे कि sec थीटा लिख लो, sec थीटा आपका मिलेगा a/2 बाई r, सॉरी r/a/2। तो r की वैल्यू हो जाएगी a/2 sec थीटा। r जो हमारा है, जो कि सर्कम रेडियस बनेगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा है क्या आ रहा है? a/2 उससे कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक 180 डिग्री बाई n बनेगा। तो ये दो फॉर्मूले और हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। आई होप यू डोंट माइंड इट। ठीक है, क्लियर है? कितने लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? आ रही है? हाँ जी, मेक सेंस? ऑलराइट। अगर आपको इन रेडियस और सर्कम रेडियस मान लिया, दे दिया जाए, राइट, तो आप कहोगे कि जो रूट ऑफ r² माइनस r² है ये a/2 के बराबर है। तो भुजा की वैल्यू आपकी इसके बराबर होगी, अगर इन रेडियस और सर्कम रेडियस आपको दोनों पता हो तो। दिस इज द फॉर्मूला। तो देयर आर फ्यू फॉर्मूला जो कि आपको ध्यान रखने हैं, यूजफुल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें n की वैल्यू आप डालते जाओगे तो आपको फॉर्मूले मिलते जाएंगे। अब मैं सबके लिए n की वैल्यू तुमको डाल डाल के नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है वो हमारे लिए है हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन।
तो रेगुलर हेक्सागन पे एक बार डीप डाइव करते हैं कि रेगुलर हेक्सागन क्या होता है। रेगुलर हेक्सागन अगर बनाने जाएंगे तो आपको पता है वही कार्य करना पड़ेगा कि हमें कुछ मिला के कुल 6 भुजाएं बनानी है। ओके, कुछ इस प्रकार से। देखो रेगुलर हेक्सागन को देखने का नजरिया बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि ये पूरा कोण 120 डिग्री है। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा सेंटर से, तो आपको पता है क्या होता है, ये जो 6 ट्राइंगल बनते हैं, ये 6 आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से वाले हैं, जिसका एक एंगल 60 डिग्री है। नेचुरली ये क्या हो गए, इक्विलेटरल हो गए। तो आपको ये समझना है कि जब हम रेगुलर हेक्सागन की बात करेंगे तो रेगुलर हेक्सागन में जितने भी ट्राइंगल आपको मिलने वाले हैं, इसके भीतर आपको 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसके भीतर मुझे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल जाएंगे, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये रेगुलर फिगर ठीक से बनी नहीं है, वरना ये लाइन जो है ना सीधी होनी चाहिए थी। हाँ जी, ये लाइन क्या होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए थी। मतलब इट शुड नॉट बी लाइक यहाँ कोई ऑब्लिक एंगल नहीं होगा, क्योंकि ये 60 ये 60 ये 60 बनेगा तो 180 एक सीधी रेखा बननी चाहिए, राइट। तो उस पर कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, जैसे स्ट्रेट लाइन। तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे। तो अगर हम कहें तो ये आपके 6 एरियाज हैं जो आपके डिवाइड होंगे। अब एग्जाम में इसके बेसिस पे आपको बहुत टेस्ट किया जा सकता है, राइट, कि कौन से एरियाज क्या है। मेंसुरेशन में भी इन फिगर्स के बारे में एरिया पर्सपेक्टिव से एक बार और देखेंगे, तो उसके लिए आप परेशान मत हो कि भाई एरिया डिवीजन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। Now understand, before we see this little more about regular hexagon, मेरे को एक सवाल बताओ, और वो सवाल ये है कि जब हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल में अगर आप 2 एडजेसेंट साइड को ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा, हमेशा साइड मिलेगी। किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो आप, इट्स ऑलवेज अ साइड इन ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल में 3 पॉइंट होते हैं, 1 2 3, यू गेट 3 साइड्स। लेकिन जब हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा तो मैंने आपको बोला कि जब आप बिल्कुल बगल वाले पॉइंट को ज्वाइन करोगे तब तो साइड मिलेगा, जैसे इसको इसके बगल, इसके बगल। लेकिन जब इसको इससे ज्वाइन करोगे तो डायगोनल मिल जाएगा। आपको ये पता है कि जैसे ही मेरे पास 4 पॉइंट हुए, यानी क्वाड्रिलेटरल से शुरुआत करके डायगोनल मिलना शुरू हो जाते हैं। चतुर्भुज में 2 डायगोनल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास 2 ही डायगोनल होते हैं। व्हाट अबाउट एन साइडेड पॉलीगन, कितने डायगोनल होंगे। तो जरा डायगोनल को निकालने का मैं प्रोसेस समझाता हूँ, क्योंकि अब तुम्हारे सिलेबस में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, तो इट मेक्स सेंस कि हम लोग थोड़ा सा उसको समझ के लिखें। जैसे ये लेट्स से एक क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, इसके डायगोनल कैसे बनेंगे। आप कहोगे ये मैंने पॉइंट पकड़ा, देखो ध्यान से, ये पॉइंट पकड़ा, इस पॉइंट को मैं जब इसके बगल बगल के पॉइंट से ज्वाइन करूंगा तो मुझे मिलेगी भुजा। यानी मुझे इसको और इसको त्याग देना है। मैंने कोई भी पॉइंट कंसीडर किया, इन दोनों को मुझे नहीं मिलाना है, इससे मुझे भुजा मिलेगी। तो अगर आपके पास 4 पॉइंट्स हैं तो एक पॉइंट तो तुमने कंसीडर किया हुआ है, ये तो एक पॉइंट हो गया, 2 और छोड़ देने हैं आपको, यानी टोटल 3 पॉइंट हटा दिए। अब आप इसको इस पॉइंट से अगर ज्वाइन करेंगे, जो एक बचा है पॉइंट, तो आपको क्या मिलेगा, डायगोनल। तो हमने कहा × 1। अब आप कहोगे यही काम आप सारे चारों पॉइंट से कर लो, तो मैंने 4 से गुणा कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम नजर आएगी आपको कि जब मैं इसको इससे ज्वाइन करूंगा, और जब मैं यहां आऊंगा तो मैं इसको इससे ज्वाइन करूंगा, फिर मैं जब यहां जाऊंगा तो मैं इसको इससे ज्वाइन करूंगा, फिर मैं जब मैं यहां जाऊंगा तो इससे ज्वाइन करूंगा। तो जो ये काउंटिंग है ये वाली, इसमें ट्वाइस काउंट हो रहे हैं सारे डायगोनल। हर डायगोनल यहां 2 बार काउंट हो रहा है। तो एक्चुअल आंसर हुआ 4 × 4 - 3/2। मैं आपको पेंटागन में ये चीज समझाता हूं, फिर उसको फॉर्मूले में जनरलाइज कर दो। जैसे अगर आप पेंटागन की बात करोगे, जैसे ये आपका पेंटागन है, देखो पेंटागन को मैंने कहा डायगोनल कैसे बनेगा, आपने कहा इस पॉइंट को पकड़ते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ूंगा तो मैं इसके बगल के इन 2 पॉइंट को क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। लेकिन इन दोनों से ज्वाइन करने पे क्या मिलेगा मुझे, आपको डायगोनल मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो यहां तुम क्या कर रहे हो, आप करो कि 5 में से कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो तो 3 पॉइंट, एक वो खुद और एक उसके 2 बगल वाले, उनको तो लेना ही नहीं है। फिर जैसा मैंने इस पॉइंट के साथ किया है, ऐसा मैं हर पॉइंट के साथ अगर करूं तो 5 से गुणा कर देते हैं। लेकिन आप कहोगे सर इसमें हुआ क्या है कि जब मैं यहां से देख रहा हूं तो मैंने इसको 1 काउंट किया, जब मैं यहां से देखूंगा तो मैं फिर से इसको 1 काउंट करूंगा, इसलिए हर डायगोनल 2 बार काउंट हुआ है, हटा दो। अब आ जाओ और सेम कॉन्सेप्ट को हम एन साइडेड पॉलीगन में अपना लेते हैं। अगर मेरे पास एक एन साइडेड पॉलीगन है, फॉर एग्जांपल, इसको हटा दो सो दैट वी कैन टॉक अबाउट एन साइडेड पॉलीगन। आप कहोगे मैंने ये पॉइंट कंसीडर किया। आप जब ये पॉइंट कंसीडर करोगे तो नेचुरली आप इस दोनों पॉइंट को छोड़ दोगे, और ये तो खुद ही है, इसको खुद से ज्वाइन नहीं कर सकते हो, और बगल के 2 पॉइंट छोड़ दिया। तो अगर टोटल n साइड है तो n पॉइंट होंगे। तो आप कहोगे इसको, इस वाले पॉइंट को
मैं n-3 पॉइंट से अगर मिलाता हूं तो मुझे डायगोनल मिलेगा। फिर आप कहोगे ऐसे ही n पॉइंट है तो n इंटू n-3, लेकिन हर एक डायगोनल यहां दो बार काउंट होगा, तो फॉर्मूला हो गया n(n-3/2). तो यहां पर लिख लो आप कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इन n-साइडेड पॉलीगन इक्वल्स टू n(n-3/2). समझाने की कोशिश करिए मैंने, आ गया तो अच्छी बात है, तो आपको याद ही नहीं करना है ये सब, लेकिन नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, याद कर लो, ठीक है, फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। ठीक है, अब चलो आ जाओ और रेगुलर हेक्सागन पर झटाक से पहुंच जाओ। तो ये हमारा रेगुलर हेक्सागन, ध्यान से देखिएगा। सो रेगुलर हेक्सागन में मैंने आपको अभी क्या बताया था कि भाई देखो ये डायगोनल है, किसी एक पॉइंट को पकड़ो, इसको पकड़ो, एक डायगोनल ये होगा, एक डायगोनल ये होगा, एक डायगोनल ये होगा। मजेदार बात ये है कि ये दोनों डायगोनल बराबर लंबाई के होंगे, सिमेट्री भी है, और ये जो डायगोनल है ये लॉन्गेस्ट डायगोनल है। दो डायगोनल है, दो तरह के डायगोनल है एक्चुअली। नंबर ऑफ डायगोनल्स पता है कितने हैं आपको? 6 × 3/2। डायगोनल्स कितने हैं? 9 डायगोनल्स हैं। बट 9 डायगोनल्स की ऐसा नहीं कि सबकी लेंथ 9 तरह की है, दो ही तरह की लेंथ है। ये सवाल आ सकता है एग्जाम में कि बताओ रेगुलर हेक्सागन में कितनी तरह की लेंथ है डायगोनल्स की? तो ओनली 2 टाइप ऑफ लेंथ। लेट्स से मैंने कहा कि इसको मैंने कह दिया कि भाई ये D1 है और ये हमारा D2 है लेंथ। लेट्स फिगर आउट, अगर भुजा A है तो आपको पता है ये लेंथ D1 किसके बराबर होता है? D1 आपका 2A के बराबर है। कैसे पता लगा मुझे? बहुत सिंपल है, आप बस एक काम करो, आप इसको ज्वाइन कर दो, राइट? जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे, आपको पता है कि ये वाला पोर्शन इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ये पोर्शन इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो ये A होगा, ये A होगा, ये A होगा। ऐसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ये A होगा, ये A होगा, ये A होगा। तो D1 की वैल्यू आपको 2A दिख रही होगी। अगर मैं आपसे D2 की वैल्यू देखूं तो ये भी आपको पता है, ये 120 डिग्री का एंगल है, इंटीरियर एंगल। ये दोनों भुजाएं अगर A और A हैं तो D2 की वैल्यू √3 टाइम्स A होगी, ये मैं बता चुका हूं। समर्जित करें, इट मींस ऑल डायगोनल इक्वल। किसने कहा ऑल डायगोनल इक्वल है? दो तरह के डायगोनल की लेंथ है, राइट? D1 आपका 2A है, D2 आपका √3A के बराबर है। क्लियर है कि नहीं? यस। तो ये दो तरह की लेंथ है, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स 9 है, बट लेंथ दो ही प्रकार की है आपकी, 2A एंड √3A। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपको पता होना चाहिए। एक और चीज देखिएगा, जब हम रेगुलर हेक्सागन की बात करते हैं तो ये जो रेगुलर हेक्सागन है, अगर आप गौर से देखें इसको, रेगुलर हेक्सागन जो आपके सामने बना हुआ है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इन सबको ज्वाइन कर दो ऐसे, है ना, जो लार्जेस्ट डायगोनल्स अगर आप इनको बनाओगे तो आपको 6 इक्वल एरियाज मिल जाएंगे। यस, 6 इक्वल एरिया दिख रहा है आपको? यस। सिमिलरली अगर आप गौर फरमाएं तो मैं ये 6 इक्वल एरिया एक तरीके से और दिखा सकता हूं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। 6 इक्वल एरिया का डिवीजन सिर्फ इसी प्रकार से नहीं हो सकता है, एक और तरीका भी है, और वो तरीका मैं आपको भी दिखा रहा हूं। आप मुझे बताओ कि अगर मैंने एक लाइन ये खींची, राइट, इस तरह की मैंने एक लाइन खींची, फिर मैंने एक लाइन इस तरह से खींची, या छोड़ो इसको पहले छोड़ दो, जस्ट थिंक अबाउट दिस पोर्शन, मतलब व्हाट आई वांट टू ड्रॉ इज दिस। क्या अगर मैं ऐसा करूंगा तो आपको ये 3 बराबर एरिया समझ में आ रहे हैं? यस, यस और नो? 3 इक्वल एरियाज दिख रहे हैं? अब एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, और एक चीज और देखो आप, इस पोर्शन का जो एरिया है ना, यहां से ध्यान से देखो, इस पोर्शन का एरिया किसके बराबर है? 2 के बराबर है। अगर ये 2 के बराबर है और मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो क्या ये एरिया भी 1 1 है? तो ये भी एक तरीका है आपको 6 इक्वल एरिया के पोर्शन में डिवाइड करने का, उसी रेगुलर हेक्सागन को। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी डायग्राम बना देगा, एरिया रेशियो पूछ लेगा आपसे। ठीक है, होप इट इज क्लियर, नोबडी शुड हैव एनी कंफ्यूजन हियर। क्लियर? अच्छा, एक चीज मैंने आपको और पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, कि इक्विलेटरल ट्राइंगल को जब हम कट करते हैं तो रेगुलर हेक्सागन बनता है, याद है? ठीक है, याद है कि नहीं? ये कुछ आपको बताया था ना मैंने कि यहां से काट दो ऐसे, यहां से काट दो ऐसे, और यहां से काट दो ऐसे, तो आपको एक रेगुलर हेक्सागन मिल जाएगा। किसको याद है ये चीज? कॉर्नर अगर उड़ा दो आप ऐसे, तो आपको यहां से एक रेगुलर हेक्सागन प्राप्त होता है। और वहां पर x की वैल्यू क्या आई थी, आपको याद है?
a/3, x की वैल्यू वहां पर a/3 निकल के आई थी, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे आपको ध्यान रखना कि इक्वल ट्रायंगल के कॉर्नर्स को अगर कट करेंगे तो क्या होता है, वट एवर इज लेफ्ट इज रेगुलर हेक्सागन, और रेगुलर हेक्सागन में x की वैल्यू आपकी a/3 के बराबर होती है। ओके, क्लियर है कि नहीं? यस। आइए अब आते हैं रेगुलर ऑक्टागन पे। अच्छा, एक चीज और, एरिया का अगर फॉर्मूला आपको निकालना है इसका, रेगुलर हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूले में रख के भी आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बहुत सरल है समझना, मुश्किल है ही नहीं आपके लिए। आपको भी अगर मुझे ए साइड का एक रेगुलर हेक्सागन है, मुझे इसका एरिया निकालना है, कैसे निकालूंगा मैं कहूंगा कि जो 6 ट्राइंगल हैं इसके भीतर, 6 ट्राइंगल्स जो इसके भीतर हैं, बना लो आप ऐसे, ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं अंदर, ठीक, ये सारे ए। तो आप कहोगे मेरा बनेगा ये 6 इंटू √3/4 a², तो जो एरिया है वो होता है 3√3/2 a²। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो, डायरेक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल 6 इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि एक रेगुलर हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बना होता है। क्लियर है? आदित्य जी, ये काटने वाला जो सवाल था ये हम ऑलरेडी पहले डिटेल में कर चुके हैं, आप पिछली क्लासेस में या तो एब्सेंट थे या आपने वो देखा नहीं है, राइट? वी हैव डन दैट क्वेश्चन ऑलरेडी, इसलिए मैं उसको बहुत विस्तार में नहीं समझा रहा हूँ, अभी ऑलरेडी उस पर डिस्कशन हो चुका है, बढ़िया सा सॉल्व करके सब समझा के निकाला हुआ है, तो वो आप पिछली क्लासेस देखोगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ मैंने सिर्फ इसलिए डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है, ठीक है? यस, 3√3 a²। नाउ लेट अस कम टू ऑक्टागन। ऑक्टागन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हमने स्क्वायर से काट के ऑक्टागन का देखा हुआ है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर हो, याद है, और उस स्क्वायर को हम अगर कॉर्नर से उड़ाएं, होप एवरीवन रिमेंबर्स दैट, कि अगर हम स्क्वायर को ऐसे कॉर्नर से सिमेट्रिकली उड़ाएंगे तो याद है आपको एक ऑक्टागन मिल रहा था, रेगुलर ऑक्टागन, जिसमें ये भुजा हमने कहा था कि मान लेते हैं ये भुजा x है। आपको याद है x की वैल्यू क्या आई थी? a/√2+1 आई थी, या फिर कह लें a इंटू √2-1। हाँ जी, कॉर्नर से अगर आप इसको कट करोगे स्क्वायर को तो बन जाएगा। तो इस केस में आपको सीधे फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, सीधा। ओके, बट एनीवे अभी हम आते हैं थोड़ा ऑक्टागन को विस्तार से देखेंगे। एग्जाम में तुम्हारे ऑक्टागन के डायरेक्ट सवाल आने की संभावना काफी क्षीण है, यानी काफी कम है, बट फिर भी पढ़ लो, क्या पता एग्जामिनर हेक्सागन से बोर हो तो कहे चलो अब ऑक्टागन पूछ लेते हैं बच्चों से। थोड़ा पिचका हुआ ऑक्टागन है, बट मान लो क्या कर, ठीक है, थोड़ा सा अजीब से गुल्लक लग रहा है क्या, है ना? और 8 भुजा होनी चाहिए बस, ठीक है, वो है तो ये ऑक्टागन है, मस्त रहो। देखो पहले तो एक मेरा इंटरेस्ट है कि डायगोनल लेंथ कितनी तरह की हो सकती है, यहाँ पर देखना ध्यान से, कितने डायगोनल होंगे, ये तो आप ऐसे निकाल लोगे, 8 इंटू 5/2, 20 डायगोनल्स होंगे, 20 डायगोनल्स होंगे, 20 डायगोनल होंगे कि नहीं होंगे? यस। अच्छा, डायगोनल लेंथ कितनी तरह की है जरा देखो, मजेदार बात, मैं इसको D1 बोल रहा हूँ। D1 कैसे मिला है? एक पॉइंट छोड़ के जो ज्वाइन किया वो D1 है, ये आपका एक 2 पॉइंट छोड़ के ज्वाइन किया, इस लेंथ को बोलते हैं D2। 1 2 3 पॉइंट को छोड़ के ज्वाइन किया, इसको बोलेंगे D3। ये क्या है, इधर से देखो, 1 2 पॉइंट छोड़ के D2, ये क्या है D1। तो यहां 3 टाइप के डायगोनल हैं, D1 D2 D3, 3 डिफरेंट लेंथ्स, 3 डिफरेंट लेंथ्स ऑफ डायगोनल। डायगोनल की 3 डिफरेंट लेंथ होंगी आपके यहां पर, राइट? 3 डिफरेंट लेंथ डायगोनल की होंगी। अगर हम बोलें कि ये भुजा मेरी ए है, ये जो लेंथ है, एंगल बता सकते हो कितना है? 135 डिग्री है ये, 135 डिग्री, कितना है? 135 डिग्री। ओके, ये 135 है, तो ये बता सकते हो कितने कितने होंगे? आपको इनका टोटल बनेगा 45, ये होगा 45/2, लाइक दैट। तो हर एंगल एक तरह से, एंगल के बारे में जानकारी तो आपको कहीं ना कहीं है, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राइट? अब देखो, अगर आपको इन डायगोनल लेंथ को निकालना है फॉर एग्जांपल, तो कैसे निकालोगे? जैसे मैं ये लेंथ ड्रॉ करूं, तो ये भी क्या है, 2 पॉइंट छोड़ के किया आपने, D2 लेंथ है। इस प्रोजेक्शन में आप आसानी से निकाल सकते हो, ट्रेपेजियम टाइप का दिख रहा है आपको, ये 135 है, ये A है, ये वैल्यू भी आपकी 135 बनेगी, 270 हो जाएगा, बचा 90, तो ये 45 और 45 हो जाएगी, राइट? तो अगर आपको D2 की लेंथ निकालनी है तो मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा, ऐसे बना लो,
D2 की लेंथ निकलवाते हैं तुमसे। ये वैल्यू है तुम्हारी D2, ये है तुम्हारा A, ये है 45, ठीक है। अब एक काम करो आप, अगर यहां से आप परपेंडिकुलर डालोगे ऐसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो ये भी बनेगा 45। ये लेंथ A है, क्या ये लेंथ भी A है? यस। ये अगर 45 है तो आप कहोगे इतनी लंबाई है हमारी A/√2, यस। ये वैल्यू भी क्या है आपकी A/√2, ये लेंथ A है। तो D2 की जो लेंथ है, अगर आप देखें, अभी मैं D1 भी निकलवाता हूं, पहले मैंने D2 लिख दिया सीधे, तो D2 की लंबाई आपकी है A प्लस, इन दोनों को जोड़ोगे तो √2A मिलेगा। तो D2 की लेंथ हमने लिख दिया कि यह है √2 + 1 × A। यस और नो? यस और नो? D2 की वैल्यू आपकी 135 समझ में नहीं आया? अरे इंटीरियर एंगल ऑक्टागन में कैसे निकलेगा यार? एक्सटीरियर 45 है, अभी समझ में नहीं आया? कहाँ सो रहे थे भाई? ये देखो जरा, ये पेज में क्या लिखा हुआ था, ये देखो, मैंने कहा था ऑक्टागन इंपॉर्टेंट भी बोला था तुमसे, तुरंत बुला गए हैं। जागो। मजेदार बात क्या है कि ये बात तुमको समझ में ना आए, जो मैं लिख रहा हूं तुम्हें रटना है बस, ठीक है। कि D2 वो डायगोनल है जो 2 पॉइंट छोड़ के जोड़ा गया है, जिसको कहेंगे ये मिडिल वाला डायगोनल है, नॉट लार्जेस्ट नॉट स्मॉलेस्ट। अच्छा जरा D1 की वैल्यू निकालो ना यार प्लीज, कौन मदद करेगा मेरी D1 की वैल्यू निकालने में? 135 डिग्री मिल गया तुमको, चलो निकालते हैं। कुल मिला के अब ऐसे करना है D1 की वैल्यू निकालने के लिए। ये D1 है, ये 135 है, ये A है और ये A है। आप लिखिए cos 135, cos कोसाइन रूल लगा रहा हूं मैं, तो ये बनेगा A² + A² - D1² अपॉन 2A²। cos 135 किसके बराबर होता है? -1/√2, तो ये बनेगा -2A²/√2 इज इक्वल टू 2A² - D1²। यहां से आपको मिलेगा कि D1² इज इक्वल टू 2A² + √2A²। यहां से अगर मैं D1 की वैल्यू लिखने की कोशिश करूं, ये थोड़ा खतरनाक एक्सप्रेशन है, A तो बाहर आ जाएगा, लेकिन जो 2 + √2 है ना, इसके ऊपर एक रूट और लग जाएगा। इसलिए मैंने D1 पहले नहीं निकलवाया था, क्योंकि D1 भाई साहब देखो कितना खतरनाक है, 2 + √2 के रूट के बाहर है। तो ये D1 है। इस पे एग्जाम में सवाल आने की संभावना बहुत कम है करंट पैटर्न में, बट पूछ सकते हैं भाई। रेगुलर ऑक्टागन का सवाल आया हुआ है एसएससी में पहले, बट ऑल्दो बहुत आसान सवाल आया हुआ है। चाहते हैं आसानी आए, बट यार ये जान लो, अब आ गया तो एग्जाम में कैसे कैसे निकालोगे? हाँ, रट के जाओ। तो ये D1 जो है ये स्मॉलेस्ट डायगोनल है, जिसकी वैल्यू आई 2 + √2 का स्क्वायर रूट इंटू A। D2 की वैल्यू आई √2 + 1 × A। अब जो D3 है ये बहुत खतरनाक है। D3 कैसे निकलेगा? एनीबॉडी थिंक अ बिट अबाउट इट, हाउ टू फाइंड D3? D2 निकल गया, ये A है, मुझे D3 निकालना है। अच्छा ये जो वैल्यू है ना, ये बताओ ये कितना एंगल है? एनीवन? ये एंगल किसके बराबर है? पूरा एंगल तुमको पता है, उस्ताद हो तुम उस चीज में, कैसे निकाला जाए? D1 D2 निकलवा दिए, अब D3 के लिए हम तुमसे बस पूछ रहे हैं कि बता दो कैसे निकलेगा। तुम बता क्यों नहीं रहे हो? कुछ तो बोलो। क्या सर ऐसे निकलेगा, ये कर सकते हैं, धमाक से निकल जाएगा। हाँ बताओ। कितने लोगों को लग रहा है D3 ज्यादा खतरनाक होने वाला है? D1 से घबराहट हुई है कि नहीं हुई है? ठीक है, तो मैं हिंट दे रहा हूं। देखो अगर आप इसको बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही आएंगे, अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन करोगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर ये 90 डिग्री का कोण है और ये हमारा लेट से D3 है, ये हमारा A है, तो अब आपको जानना है कि ये कोण किसके बराबर होगा। तो ये 135 का आधा, मतलब इट्स 67.5 डिग्री, ये वाला एंगल, क्योंकि ये पूरा 135 है। तो अब ये मुश्किल नहीं है फाइंड आउट करना, क्योंकि D3 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको पता है क्या होगा? D3 की वैल्यू A इंटू सेक 67.5 डिग्री, राइट। अब 67.5 डिग्री कैसे निकलेगा? cos 135 तुम्हें पता है, वहां से आप cos 2 थीटा का इस्तेमाल करिए, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और cos 67.5 की वैल्यू निकालिए और यहां रख दीजिए, तो आपको D3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इतना कार्य मैं तुम पे होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, ये काम करोगे तो तुम्हें D3 याद भी रहेगा, बगैर मेहनत के D3 याद नहीं रहेगा तुमको, समझे कि नहीं? सेक 67.5 की वैल्यू निकाल लो बस तुम,
वो काम घर पे कर लेना तू, ठीक है। कल मैं वेरीफाई करा दूंगा कि हाँ ठीक है तुमने जो किया वो सही है या गलत है, ठीक है। डील डन। कोशिश करोगे, कर लेना। बस खाली सेक्स 67.5 निकालना है तुमको, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। खुश? राइट। तो ये हमारे ऑक्टागन भाई साहब हैं। अब एरिया उरिया लिखना है तो यार बस एक ही फॉर्मूला ध्यान रखो, है ना। वो फॉर्मूला क्या है, na²/4 cot 180/n। तो आप कहोगे कि सर मान लिया मुझे निकालना होगी 8 वाले साइड का एरिया क्या होगा, तो इनकी वैल्यू 8 रख दूं, तो बनेगा 8a²/4 इंटू कॉट 180/8, ठीक है। ये बन जाएगा 22.5 डिग्री। अब कॉट 22.5 पता नहीं होगा, मुझे पता है तुमको, ठीक है। अब 22.5 को भी निकालने का तरीका वही है, 45 डिग्री की वैल्यू पता है तो कॉस वही सब रहता, बट ये बन जाएगा 2a² कॉट 22.5। यूजुअली एग्जाम में जब ये सवाल आएगा ना तो ऐसे ही आंसर लिखा होगा कॉट 22.5, ठीक है। दे जस्ट नीड टू चेक कि तुम्हें 180/n याद है या नहीं, तो केवल ऐसे लिख के छोड़ देंगे कॉट 22.5, दैट्स इट। तो उतना परेशान नहीं होना है। जहां तक ऑक्टागन के डायगोनल की लेंथ की बात है, मैं ऑनेस्टली बताऊं दिल से, इस सवाल के आने की उम्मीद बहुत कम है, तो घबराना नहीं कि 3 फॉर्मूले मिल गए। बट आई विल लव टू सी कि यार वो ये सवाल पूछ ले कि भाई कितने तरह के डायगोनल हैं, तो 3 तरह के डायगोनल, एटलीस्ट इतना ध्यान रखो। बाकी जितना तुम्हें डायगोनल याद कर सकते हो तो कर लो, आपकी इच्छा, ठीक है। चलो कुछ सवाल किया जाए और थोड़ा सा पॉलीगन को समझा जाए कि सवालों के फॉर्मेट में किस तरह के सवाल बनते हैं। कह रहा है एक रेगुलर पॉलीगन के 16 भुजाएं हैं, राइट। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा। आप कहोगे पहले मैं एक एक्सटीरियर एंगल निकाल लेता हूं, तो ई स्मॉल ई का मतलब समझ लो एक एक्सटीरियर एंगल, तो आपको ये बनेगा 360/16 बनेगा। काटते हैं, ये हो गया 90/4, जो कि आपको पता है कितना हो गया 22.5, ठीक आया। तो बताओ जरा इंटीरियर एंगल कितना होगा, एक 180 में 22.5 घटा देना है मुझको, कितना बनेगा 157.5। आंसर क्या हो गया, बी 157.5 आ गया। दूसरा सवाल, इंटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगन का एक्सीड करता है इसके एक्सटीरियर एंगल से 90 डिग्री से। बताओ नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 8। इतनी जल्दी? हाँ, ये देखो टेबल याद है, ये देखो टेबल, 90 डिग्री का अंतर यहीं पर है। इस टेबल से तुम्हें सवाल मिलेंगे, याद करके आए हो आप। भारत 12 वर्षों से पढ़ा रहा हूं और तुम्हें लगता है मुझे ऑक्टागन के दोनों एंगल याद नहीं है, हद हो गई है। मतलब गजनी थोड़े नाम की हम सब भूल जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहेगा मुझे, कुछ भी। अरे तुम 2 दिन देख लोगे टेबल तुमको याद हो जाएगा। खैर, और टाइम बर्बाद करने वाला तरीका देखते हैं। हाँ जी, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का अंतर 90 डिग्री है, तो नंबर ऑफ साइड्स बताओ। तो कैसे कैसे करोगे, वो टाइम बर्बाद करना है आपको, आओ करते हैं। तो टाइम बर्बाद करने वाला तरीका ऐसा है, n-2, ऐसे समझो, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर की वैल्यू तो आपको पता है 180 होती है। यहां पर आपसे कह रहा है कि इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर 90 डिग्री है। अगर यहां से आप सॉल्व कर लो तो एक्सटीरियर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, घटा लो, घटाने पे एक्सटीरियर की वैल्यू आपकी 45 डिग्री आ गई। अब एक एक्सटीरियर एंगल अगर 45 डिग्री होता है तो नंबर ऑफ साइड्स आपके निकलते हैं 360 डिग्री बाई n करने से, यहां से वैल्यू आपकी आ गई 8। ये तरीका है आपको सॉल्व करने का कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होगा, इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर 90 दिया हुआ है, तो एक्सटीरियर ही निकालना है ऐसे सवालों में, क्योंकि 360 से एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड करने से नंबर ऑफ साइड्स आपको मिल जाएंगे, तो वैल्यू आपकी 8 के बराबर होगी, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, कह रहा है ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इतना, नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ कितने होंगे। बताओ भैया नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे, 65 होंगे। पूछो कैसे करते हैं। आप कहोगे सर 360 डिग्री बटे एक एक्सटीरियर एंगल अगर डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स मिलेगा, तो नंबर ऑफ साइड्स हो गया 360 डिग्री बटा एक एक्सटीरियर एंगल से गुणा करो, 13 7 91, 13 दूना 26, तो ये होगा 351 360 बटे 13, कटा, एन की वैल्यू 13 आ गई। एन अगर 13 हो गया तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं भैया, आप कहते हो एन एन माइनस 3/2, एन एन माइनस 3/2 से हो गया 13 इंटू 10/2 यानी 65। आप कहोगे सर इतना काम आपने दिमाग से कैसे किया। मैंने दिमाग से नहीं किया था इतना काम, मैंने किया था कॉमन सेंस से। पूछो क्यों।
जब यहाँ नीचे मुझे 13 दिखा ना, तो मुझे एक चीज श्योर हो गया कि भुजा या तो 13 है, या तो 26 है, या 39 है, या 52 है। 13 कैसे आएगा नीचे? 360 को डिवाइड किया होगा तुमने, नीचे 13 बच गया, मतलब भुजा 13 या उसका मल्टीपल है। फिर मैंने दिमाग लगाया कि मान लेते हैं 13 भुजा है, और जो एंगल है 27, आप 13 और 27 मेंटली करोगे तो आपको 360 यही पहुंचा देगा। 26 करोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे, तो 13 भुजा होगी, खत्म बात। जो साइड्स ना 13, 17, ये बहुत जल्दी पकड़ में आएंगी तुमसे। 11, क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं, ये 360 को काट नहीं पाएंगे, और जब ये 360 को काट नहीं पाएंगे तो नीचे लिखे रहेंगे। बस आपको इतना चेक करना है कि भाई 13 और 13 का मल्टीपल भी हो सकता है, 26 भुजा भी हो सकती है, लेकिन ये जो वैल्यू लिखी है मुझे क्लियर हो गया कि अगर मैं इसको 13 से गुणा करने जाऊंगा, क्योंकि ये 30 के आसपास है, यही मुझे 360 दे देगा। 26 का स्कोप नहीं है यहाँ पर। आई डिड नॉट कैलकुलेट एनीथिंग, इसको देख के मुझे पता था कि नंबर ऑफ साइड्स 13 है, इसलिए मैंने 65 तुरंत लगा दिया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो थोड़ा सा जो कैलकुलेशन लूप होल्स है उनका यूज कर सकते हो, और जब भी साइड्स प्राइम नंबर होंगे तो ये चीज आपकी बढ़िया जबरदस्त तरीके से काम करेगी। ठीक है, प्रीति जी आज भी आप गलत टाइम पे हैं, आपको अंत तक रुकना पड़ेगा। ठीक है, ये आप क्लास के अंत में आइए, बिकॉज क्लास के बीच में आई कैन नॉट डिस्कस बाय इंटरप्टिंग एवरीवन एल्स। रेगुलर हेक्सागन का एरिया 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताओ इसका पेरीमीटर क्या है? तो आप क्या करो, पहले इसको 6 से डिवाइड कर लो, ताकि एक इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया निकला है। 6 से डिवाइड किया तो कितना मिला? 18√3। आपको पता है दो साइड का अगर इक्विलेटर ट्रायंगल होता है तो उसका एरिया √3 होता है। तुम करो 18√3 है, 9 गुना है, 9 टाइम्स है। सिमिलरिटी से बताया 9 टाइम्स है तो साइड कितना होगा? 3 टाइम्स होगा, यानी साइड 6 हो गया। साइड अगर 6 हो गया तो 6 × 6 मेरा आंसर हो गया 36। पेरीमीटर 36 कहीं दिया नहीं यार, 36√2 कैसे दिया हुआ है? डिड आई मेक एनी मिस्टेक? 2√3 6 से डिवाइड कर 18 आया। ओह सॉरी, आई मेड मिस्टेक। यस, ये 9 गुना नहीं है, एरिया जो है ना आपका, एरिया 18 गुना हो गया। एरिया 18 गुना हुआ है। 18 गुना होने का मतलब ये होता है √18 निकालना पड़ेगा आपको, 3√2 टाइम्स है ये। सो 3√2 टाइम्स आपका बनेगा 6√2, तो ये 36√2 बन जाएगा। खैर, अगर ऐसे तकलीफ हो रही है तो आप बाकायदा ऐसे करो। 3√3/4 a स्क्वायर जो है रेगुलर हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला है। ये 108√3 के बराबर है। √3 से √3 काट दो, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 144। a की वैल्यू कितनी आ गई? 12। सॉरी, ये 2 है, 72 है, ये 6√2 है, तो 6a कितना हो गया? 36√2 बी आंसर। ठीक है, बी इज राइट आंसर। यस, होप इट इज क्लियर। ऑलराइट, ये जो मैंने किया है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो स्टैंडर्ड एरिया है, सिमिलरिटी में मैंने पढ़ाया है चीज कि अगर साइड 2 ले लेते हैं तो एरिया √3 हो जाता है, पढ़ाया है। तो मैं कह रहा हूं अगर एरिया 108√3 है रेगुलर हेक्सागन का, उसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, 6 से डिवाइड कर लो तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 18√3 बनेगा। ये एरिया इस एरिया का 18 गुना है। 18 गुना अगर हुआ तो √18 गुना भुजा हो जाएगी। √18 की वैल्यू 3√2 के बराबर है, यानी 2 × 3√2 6√2 बनेगा। ये ज्यादा आसान तब होता है जब ये परफेक्ट स्क्वायर टाइम्स हो जाता है तो। ठीक है, आप फॉर्मूला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 5वां सवाल देखिए, सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ए इज 1260 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स का सम 1260 डिग्री दिया हुआ है। पहचान में आ रहा है ये कौन सा है? 18 7 126, 9 साइड्स हुए इसके। नानागन है, नैनोगन, नोनागन, नो। और कह रहा है हर एक इंटीरियर एंगल जो है रेगुलर पॉलीगन बी का वो इतना है। अच्छा, जैसे तुम्हें इंटीरियर एंगल दिखा, इसको सोचो, तुम सोचो ऐसे 125 के पास है तो 45 55 और होगा, 7 से गुणा करने से पहुंच जाओगे ना वहीं। हाँ ठीक है, तो 7 ही भुजा होगी इसकी, डिवाइड नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ 128 है, ऐसे मानो 130 मान लो तुम,
तो 50 बनेगा तुम्हारा एक्सटीरियर। 50 को लगभग कितने से गुणा करोगे? 7 से लगभग गुणा करोगे। तो जब नीचे 7 है तो हिंट यही है, या तो 7 है, या तो आपका 14 है, या 21 है। और एक और चीज देखो, आपको n बराबर 6 पे इंटीरियर एंगल पता है 120 होता है, और आपको n बराबर 8 पे भी इंटीरियर एंगल पता है, वो कितना होता है? 135 होता है। ये रेफरेंसेस अगर याद है तो बीच का जो एंगल है 128 4/7, ये किसका होगा? ये n बराबर 7 का ही होगा, बीच वाला एंगल। तो दैट्स हाउ यू कैन क्विकली गेस, टाइम वेस्ट नहीं करना है कि बैठ के डिवाइड कर रहे हैं वहां पर। सम ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन ए एंड बी, एक की भुजा हो गई 9, एक की भुजा हो गई 7, आंसर हो गया तुम्हारा 16। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, समझ में आया सभी को? क्लियर है? ये हिंदी में ना ऐसे लिखा होना चाहिए, 128 4/7 डिग्री। छठा सवाल देखिए, रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन्स इज 1:2 and the ratio between the interior angles is 2:3. The number of sides of these two polygons are respectively. तो इसका एक फॉर्मूला है जो मैं बना देता हूं। इंटीरियर एंगल क्या होता है, फॉर्मूला याद है आपको? आप कहोगे सर ऐसा होता है, एक की भुजा मान लेते हैं n1 है, तो आप कहोगे n1 - 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n1 बनेगा। एक का सिंगल इंटीरियर एंगल, दूसरे का जो सिंगल इंटीरियर एंगल बनेगा वो इतना बन जाएगा, n2 - 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n2। ये दोनों के इंटीरियर एंगल का रेशियो है। मैं इसको लिखूंगा यहां पर, रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इसको ऐसा करते हैं E1 अपॉन E2। समझ में आया? दोनों के इंटीरियर एंगल का रेशियो E1 E2। अब ये 180 से 180 कट जाएगा। यहां पर वैल्यू आपको ये मिल रही है n1 - 2 अपॉन n2 - 2 इंटू n2 बाई n1 इज इक्वल टू E1 बाई E2। If you want to make it little more better, n1 - 2 upon n2 - 2 is equal to E1 by E2 into n1 by n2। तो रेशियो ऑफ, यार ये E नहीं लिखना चाहिए था मुझे, ये I लिखना है क्योंकि ये इंटीरियर है। I, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा ऐसा फॉर्मूला बनेगा कि n1 - 2 अपॉन n2 - 2, रुक जा भाई, इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 इंटू n1 बाई n2। देखो अब सवाल को फिर से वापस आते हैं, तो आप कहोगे n1 - 2 अपॉन n2 - 2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 I1 अपॉन I2 इंटू n1 अपॉन n2। I1 अपॉन I2 क्या दिया हुआ है? 2/3। ये क्या दिया हुआ है आपको? 1/2। ठीक। अब आप कहोगे कि भाई अगर ये 1/2 है, इसका मतलब आपसे क्या कह रहा है कि अगर ये n1 है तो ये 2n1 के बराबर है, यही बोला है ना? सो n1 - 2 अपॉन 2n1 - 2। यस, क्लियर? अब यार सॉल्व कर लो, यहां से 2 से 2 कट गया, ये हो गया 1/3। यहां से आपको मिलेगा 3n1 - 6 इज इक्वल टू 2n1 - 2। n1 की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो एक 4 आ गया, दूसरा 8 आ गया। बट यू नो व्हाट, कितना टाइम वेस्ट करना नहीं है सवाल में। फॉर्मूला ठीक है, जानना अच्छी बात है, बट क्या कह रहा है? इंटीरियर एंगल 1:2 में है और 2:3 में है, और साइड 1:2 है। जाओ यहाँ पर टेबल देखो, ये टेबल से ही सवाल बना है, देख लो, पकड़ लो यहीं पर जाके। अब जो 4 की वैल्यू मैंने दी नहीं है, लिख लो, 4 में तो सब बहुत आसान होता है। यहाँ दोनों 360 हो जाते हैं, ये 90 हो जाता है। तो ऑप्शंस को देख के आप पता कर सकते हो। यहाँ ये 2:3 बना रहा है, देखो ये इंटीरियर एंगल का रेशियो, और भुजा भी डबल है, 4 और 8। ठीक है, तो यू कैन मार्क आंसर डायरेक्टली। बाकी ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आप इसको यूज करो और
कोई टेंशन नहीं, मस्त रहो, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीका है इसको करने का, बाकी तो आप उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए 7वां सवाल देखते हैं। एक रेगुलर हेक्सागन है ABCDEF, साइड 12 है, सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल इज एट O। एरिया और ये निकालना है, देखते हैं कैसे निकलेगा। ये O है, ABCDEF, ACOEA। वाह क्या चित्र है, घबराना नहीं, आपको बताया था मैंने, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये भी 1 होता है। तो 4 बाहर है तो 2 अंदर होगा। या बस आप एक काम करो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो यहां से यहां, राइट। तो ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, और ये भी 1 बनेगा, इफ यू जस्ट ज्वाइन इट। तो हमें जिसका एरिया चाहिए, ओके, दैट इज कौन सा पोर्शन, 2 ओनली, 1/2, 2 आउट ऑफ 6, दैट इज 1/3। सो 1/3 इंटू मुझे जो एरिया निकालना है वो क्या होगा, 3√3/2 इंटू A स्क्वायर। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से काटोगे 72 बन जाएगा, 72√3 नहीं आंसर होगा। तो एरिया डिवीजन मैंने आपको पढ़ाया, उससे तुरंत आंसर आ गया कि 2 हिस्सा अंदर है, जो पूछ रहा है 2 हिस्सा अंदर है, टोटल 6 में से तो हो गया। 8वां सवाल देखिए, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज गिवन एज 294√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द शेडेड स्क्वायर। कैसे निकालोगे, रेगुलर हेक्सागन का एरिया दिया तो पहले उसका साइड निकालो, 3√3/2 A स्क्वायर इज इक्वल टू 294√3, √3 से √3 कटा, 3 से काटे गए, 3 9 27, 3 8 24, A स्क्वायर की वैल्यू आ गई 196, A की वैल्यू आ गई 14 यानी 14। A अगर 14 आ गया तो आपको पता है ये जो सर्कल है इसका रेडियस बनेगा 7। आप देखो जो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है वो कैसे निकलेगा, आप जरा मुझे बता सकते हैं कि ये एंगल कितना है, आपको जी हाँ 120। 120 एंगल वाला ये जो सर्कल तुम्हें अंदर दिख रहा है, ये सर्कल का 1/3 है। ऐसे कितने हिस्से हैं, 3 4 5 6, हर कॉर्नर पे एक है। तो आप कहोगे कि मुझे इस हेक्सागन का एरिया लिखना है और इसमें मुझे क्या करना है, 6 पोर्शन हैं 120 डिग्री के, दे आर इक्वल टू 2 सर्कल। 120 डिग्री के 6 पोर्शन मतलब क्या, 720 डिग्री हुआ ना। 6 पोर्शन है, 3 पोर्शन को मिला दो, एक सर्कल बन जाएगा, 2 सर्कल का एरिया घटा देना हमको। 7 रेडियस वाले सर्कल का एरिया 154 होता है, तो 2 इंटू 154 घटा देना तुमको, और इसका एरिया तुम्हें पता ही है, आई 294√3। इसकी अनुमानित वैल्यू निकालनी है, लगभग मान निकालना है, तो थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं और लगभग मान लिख देते हैं। इसमें 308 घट गया, ये जो 294 है इंटू 1.73 है। देखिए 1.73 को हमेशा आप ये लिखना, सोच लीजिए ऐसा लिख सकते हैं, 1.75 माइनस 0.02, ये होता है 1.73 की वैल्यू, हमेशा इस तरह से लिखो। 1.75 7/4 होता है, माइनस 0.02। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे, 4 से काटोगे, 4 7 28, 294 जो है आपका, थोड़ा कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी, राइट, इसलिए लिखा है मैंने। तो मैं यहाँ नीचे लाके इसको थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। तो मैं 4 से अगर काटूंगा, बेसिकली ये वैल्यू पता क्या होगी आपकी, 2100 माइनस 42 बटे 4, और 7 से गुणा कर दिया मैंने, तो ये 300 माइनस 6 करके लिख लिया उसको, ऐसा बनेगा। माइनस इसको 2 से गुणा करोगे आप तो 588 आएगा, 5.88 हो गया ये, माइनस 308 है मेरे पास। इसको जरा सुलझा लो, 1050 तो ये हो गया 525 माइनस 10 दशमलव कुछ, अब दशमलव से कुछ फर्क पड़ना नहीं है, ये 525 में 15 घटा लो, ये हो गया 510 माइनस 308। अगर देखो 200 के आसपास आ रहा है, ये आंसर होगा 200। कैलकुलेशन देख लो मैंने कैसे करी है, 294 इंटू 7/4, 294 को मेंटली सोचा मैंने, 300 माइनस 6, 7 से गुणा करके बन गया वो 2100 माइनस 42, 2100 बटे 4 होता है 525, 42 बटे 4 10 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है, माइनस 5.88 माइनस 308, आपकी वैल्यू आ जाएगी 200, राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, एक चित्र दिया है ABCDEF, रेगुलर हेक्सागन है, साइड 16 दी है। देखिए जो 154 है इसको मैं तमीज से एक्सप्लेन करूंगा जब मेंसुरेशन आएगा, ठीक है।
ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में देखिए बहुत थिन लाइन है। एरिया बोला जाए तो आइडियली अभी कहने को कह दो मेंसुरेशन है, ठीक है, बट फिर ज्योमेट्री के क्या, ज्योमेट्री में करेंगे क्या, हेक्सागन में क्या करेंगे अगर हम नहीं पढ़ेंगे ये सब तो एनीवे आई विल डिस्कस अबाउट सर्कल, उसका एरिया वो एरिया वो सब मेंसुरेशन में पढ़ाऊंगा। तो अभी 154 अगर समझ में नहीं आया तो आप पाई आर स्क्वायर से निकाल लो, 7 रेडियस के सर्कल का एरिया 154 होता है। चलिए सवाल देखिए और बताइए इसका आंसर। देखो सवाल में क्या करना है आपको, ये तो दिख रहा होगा सिमेट्री की वजह से कि यार ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, सिमेट्री से दिख रहा है साफ साफ। लेकिन जब तक हम लेंथ नहीं निकालेंगे इसकी, पी आर की लेंथ क्या होगी, तब तक आंसर नहीं मिलेगा। उसका बहुत सिंपल तरीका है, अगर आप बी और ई को ज्वाइन कर दो तो आपको एक बढ़िया सा ट्रेपीजियम दिखने लगेगा, ये वाला पोर्शन, और ये जो मिड पॉइंट है, राइट, कैसे बनेगा देखते हैं। ये वैल्यू मुझे 16 दी है साइड, ये डायगोनल 32 लेंथ का होता है, 16 और 32 होता है 48 बटे तो 24 आ जाएगा ये, राइट। पूछ क्या रहा है, एरिया कितना होगा इसका, तो √3/4 इंटू 24², 576 बटे 4, 144√3, आंसर होगा। और जो मजेदार चीज है जो आई थिंक आपको समझना चाहिए सवाल में, राइट, वो ये है, ध्यान से देखिएगा, कि अगर मैं इन जनरल समझना चाहूं कि इसका एरिया कितना है विद रिस्पेक्ट टू हेक्सागन का एरिया, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, यहां तो वैल्यू निकलवाई आपसे, तो आप कहोगे ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू 2a है, ये वैल्यू क्या बनेगी आपकी 3a/2। तो अगर मैं इस वाले त्रिभुज का एरिया जो कि ये पी क्यू आर है, इसका एरिया मैं ए बी सी डी ई एफ के रेशियो में लिखूं, कंसिडरिंग मिड पॉइंट है सारे, तो आप कहोगे कि पी क्यू आर का जो एरिया है और जो एरिया हमारा ए बी सी डी ई एफ का है, ये बनेगा आपका √3/4 इंटू 3a/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3√3/2 इंटू a²। कैन यू सी, √3 से √3 कट जाएगा, 2 दूनी 4 बन जाएगा ये बनेगा आपका 9/4, तो एक तरह से ऊपर बन जाएगा 9/8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9/8/3, तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली 3/8। ये बात ध्यान रखिए कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया 3/8 ऑफ हेक्सागन का एरिया होता है, राइट। सो लेट मी मेक इट इवन मोर इंटरेस्टिंग, एग्जाम में जो भी पॉसिबिलिटी है ना वो यहीं सब तोड़ दो। सो क्या समझना है आपको कि ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ऐसे उठा लो, इसको ऐसे ऐसे कर लो। अब देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, मान लेते हैं कि इसका जो एरिया है पूरा, मान लेते हैं 16 है, ध्यान से देखना, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 6 यूनिट। कितना बचा अब 10, सॉरी 16 नहीं बोलना था, 8 ही था ना, 8 से काम चल जाएगा, 8, 3/8 क्या बनेगा 3, 3 के बाद कितना बचा मेरे पास 5, जो 5 है उसमें ये 5/3 है, ये 5/3 है, और ये 5/3 है। तो अगर आपसे इस वाले पोर्शन का एरिया अगर मैं पूछ बैठूं इसके रेस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा आपका 5/24। अगर इस ट्रेपेजियम वाले पोर्शन का एरिया में पूछ बैठूं कि पूरे हेक्सागन से क्या है, तो आप कहोगे 8/24, 5/24 सॉरी, ठीक है। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो ये वेरिएशंस भी साथ साथ समझ लो। 10वां सवाल देखिए, रेगुलर ऑक्टागन का एरिया जो कि एक सर्कल के अंदर हमने डाला है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न यहां पर मैं दिखाऊंगा, देख लेना। जैसे लेट्स से आपके अंदर एक मतलब एक सर्कल मैंने डाल दिया, ऐसे सर्कल है, अब इस सर्कल के अंदर मुझे एक रेगुलर हेक्सागन बिठाना है, ठीक है, ध्यान से देखो, ऐसे। तो इसमें होगा क्या, हाँ ठीक है मुझे पता है ऑक्टागन है, पहले आप यहां से समझो ना,
ये जो लॉन्गेस्ट डायगोनल आपको यहां पर दिखा, राइट, this becomes equal to the diameter. This becomes equal to the diameter. अब हमें पता है कि हमें डालना है ऑक्टागन, तो हम कहेंगे चलो भैया ऑक्टागन के लिए भी यही चीज देखते हैं क्या होगा। ऑक्टागन देखो कैसे बनेगा, 10 10 10 10 10 10 10 10 then you will try to make diagonal, फंस जाओगे तुम। तुम्हें एक तरीका बताया था मैंने, इसका फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया तुमको, भूल गए? अरे ये सर्कल क्या है, सर्कम रेडियस ही तो है, स्क्राइब्ड इन ए सर्कल आर, इसको ये आर बोल रहे हैं, ठीक है, तुम आर नहीं बोल रहे हो, इसको आर बोल रहे हो, हमें तो समझ में आ गया कि आर का मतलब क्या है, सर्कम रेडियस। कुछ पढ़े थे ऐसे, a/2 कोसेक 180/n, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? आर निकाल लो, रेडियस आर दिया है, ए मिल जाएगा हमें, एन की वैल्यू 8 हो गई, ऑलराइट। कॉट कहां था आर में यार, अभी आप कंफ्यूज हो गए, आप क्या कर रहे हो ना, आप भावनाओं के बजाय आप स्मॉल आर वहां से कंपेयर कर रहे हो, ये वो स्मॉल आर नहीं है मैम, देखिएगा कहां गया वो डेरिवेशन, देखिए जो आर था स्मॉल आर वहां नोटेशन था इन रेडियस का, ठीक, लेकिन यहां इन्होंने साफ साफ जो बोला है उसको पहले देखो, क्या बोला है, यहां साफ साफ बोला गया है रेगुलर ऑक्टागन सर्कल के भीतर है, अगर रेगुलर ऑक्टागन सर्कल के भीतर है, सो डू यू नो व्हाट इट मींस, द आर इटसेल्फ इज द सर्कम रेडियस, ठीक है। तो यहां पर जो आर के टर्म्स में अगर हम वैल्यू देखेंगे तो आपको मिलेगी ए की वैल्यू 2r sec 180 डिग्री बाई n, जहां पर n आपका नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स आपकी क्या है 8, 8 से बनेगा 22.5 डिग्री बनेगा, क्लियर, 22.5 डिग्री बनेगा, और अगर वहां से 22.5 डिग्री बनेगा तो निकालिए, क्या ये तरीका सही नहीं है? ठीक है बट उतना सही तो नहीं है, है ना, क्योंकि 22.5 डिग्री की वैल्यू नहीं आती, फंस गए। तो अब बात ये उठी कि भैया 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालें या जितना आसान तरीके से ऑप्शन दिख रहा है, क्या कोई और तरीका है? तो लेट अस सी, आप यहां सेंटर पे जाइए और सेंटर से आप जरा इसको ज्वाइन करिए, राइट, ये वैल्यू तुम्हें आर दी है, यस और नो, दिया है कि नहीं दिया है? ये एंगल कोई बता सकता है कितना है? 45 डिग्री है कि नहीं है? यस और नो? 360 डिग्री को 8 ऐसे ट्राइंगल बांटो, 45 डिग्री बन गया। तो एक ट्राइंगल का जो एरिया है वो बनेगा हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन 45, तो ये बन गया 4r स्क्वायर बाई √2, 2 √2 r स्क्वायर। तो कई बार फॉर्मूले धोखा दे जाते हैं, बुद्धि धोखा नहीं देती है, राइट, समझे कि नहीं? देख लो यहाँ पर सिंपल दिमाग लगा के, सेक्टर का एरिया जो नहीं होता है, मतलब ट्राइंगल का एरिया देख लो, ऑक्टागन का एरिया अगर निकालना है तो मुझे ये निकालना है, मुझे ये 45 डिग्री पता है, ये आर और आर पता है, लिख देंगे ना ऐसे ही, लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? तो अभी मैंने आपको क्या समझाया है बेसिकली, अगर आप यहां ध्यान से देखें, इसको थोड़ा सा तमीज से डिफाइन कर देता हूं ताकि आप समझ पाए कि अगर मुझे लेटस से कभी भी इस तरह का सवाल दिया जाए जहां मुझे सर्कम रेडियस प्रोवाइड कर दिया जाए, तो फॉर्मूले के रूट से मत जाओ, ठीक है, वो आपके लिए टेढ़ा तरीका है, दैट इज नॉट द वे। आप सिंपली जैसे यहां पर मैंने किया है, कॉमन सेंस यूज करो, ये सर्कल बना दिया मैंने, ऑक्टागन बना लो ऐसे, मैं आपका वाला नोटेशन यूज कर लेता हूं, आर और आर, और अगर ऑक्टागन है तो ये 45 डिग्री होगा। मैंने क्या यूज किया, 8 इंटू, राइट, 8 इंटू आपका कैपिटल आर है, तो ये फॉर्मूला है एक तरह से समझ लो, आप आर की जगह बस आर रख लो ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो। इस सर्कम रेडियस के टर्म में अगर मुझे कभी एरिया ऑक्टागन का लिखना हो तो वो वैल्यू 2 √2 r स्क्वायर होती है, क्योंकि सेंट्रल एंगल ये 45 डिग्री बन जाता है,
11वां सवाल देखिए, दो कंसेंट्रिक हेक्सागन्स हैं, उनकी साइड दी है, पैरेलल वैरेलल दिया हुआ है कुछ, हर साइड इंटरनल 8 है। What is the area of the shaded region if the distance between the corresponding parallel sides is 2√3? देखो ये वैल्यू 8 दी है। अब यहाँ पर समझना क्या है हमको, हमें जो समझना है वो इधर देखो सब। कंसेंट्रिक का मतलब ये हो गया कि अगर मैं डायगोनल्स ऐसे ड्रॉ करूंगा इसके और इसके, तो ये एक ही बिंदु पर काटेंगे, ये मतलब हुआ कंसेंट्रिक का। ठीक, ये उसका केंद्र हो जाएगा। आपको पता है ये सब 8-8 होगा, यस। और दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो दूरी है, दूरी का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, दैट मीन्स 10 दूरी। ये दूरी मुझे कितना दिया हुआ है, 2√3, तो ये वैल्यू मुझे 2√3 दी है। को बताएगा मुझे ये एंगल कितना होगा, आपको कहोगे 60 होगा सर। क्यों 60 होगा, 30 होगा, 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये 60 होगा। ये अगर बाहर वाले हेक्सागन को देखेंगे तो ये 60 डिग्री बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से। 60 के अपोजिट अगर √3 है, 2√3 है, तो 30 के अपोजिट कितना बनेगा, आपको कहोगे 2। तो अब आपको एक बात तो बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी कि भैया जो बाहर की भुजा है ना, अगर ये 8 और 8 है और 2√3 का गैप है, राइट, तो कितना एक्स्ट्रा होगी, ये 4 एक्स्ट्रा होगी। यानी इसकी साइड कितनी हो जाएगी, भुजा कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 3√3/2, 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। 3√3/2, 12 8 20, a + b × a - b, 120√3। आंसर हो गया ए। ठीक है, चलो 12वां सवाल। एक रेगुलर हेक्सागन है, ऑल साइड सेम लेंथ के हैं, इसके सारे इंटीरियर एंगल सेम वैल्यू के हैं। रेगुलर हेक्सागन है तो हर साइड 2 है, तो बताओ एरिया BCEF का क्या होगा। कहाँ है BCEF, BCEF क्या होगा, एक ये रेक्टेंगल होता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये 30 डिग्री होता है, 90 होता है, राइट। ये रेगुलर हेक्सागन में 30-30 हो जाता है एक्चुअली, तो ये रेक्टेंगल बन जाता है। इसका एरिया पूछ रहा है मुझसे, ये ए होगा, और इसको याद है आपको बताया था मैंने, a√3 होता है ये। तो रेक्टेंगल का जो एरिया बनेगा ये बनेगा a²√3। ए की वैल्यू तुमने कहा 2 है, 4√3 हो गया, बी ऑप्शन। ये देख लो कि ये पोर्शन रेक्टेंगल होता है, ठीक है। 13वां सवाल, ABCD रेगुलर हेक्सागन, व्हाट इज द रेशियो ACEF बनाते हैं, पहले देखते हैं क्या पूछ रहा है। ABCDEF, ACE ये हो गया, AEF ये हो गया। ये सब 1-1-1 होते हैं, याद है आपको, 1-1-1। ये क्या होता है, 3। जो पूछ रहा है ACE वो है 3, AEF 1, 3:1, सी ऑप्शन। खाना क्या बनाऊंगा आज मैं, खिचड़ी बनाते हैं फिर से आज, क्विक एंड बेस्ट। पनीर, नो नॉट एट ऑल। किसी को दिखाने के लिए थोड़ा ना खाना है। ये कह रहा है आप वेज, अरे सुमित, मान लिया कोई आदमी खिचड़ी खा रहा है, इसका क्या मतलब हो गया, वो वेज हो गया वो। क्या नॉनवेज वाला आदमी रोज नॉनवेज ही खाता रहता है, तुम क्या रोज नॉनवेज उड़ाते हो। सो ए वेज मीन्स ऑलवेज वेज, एंड ए नॉनवेज मीन्स अगर किसी ने जिंदगी में एक बार नॉनवेज खा ले तो वो नॉनवेज हो गया। तो लॉजिकली आपका इंटरप्रिटेशन गलत है। ऑल्दो आई एम प्योर वेजिटेरियन, दैट्स ट्रू, बट एक ऑब्जर्वेशन से किसी और को आप वेज मत बोलना, ठीक है। एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में कह रहा है कि ये ABCDEF सबका योगफल कितना होगा, ये तो पूछ रहा है ना, नहीं ये नहीं पूछ रहा है। इन द गिवन फिगर फाइंड द सम ऑफ एंगल्स मेड एट द सर्कमफरेंस, इसका टोटल बताना है, इसका टोटल बहुत सिंपली निकालेंगे, देखो अभी ध्यान से। आपको पता है ये कितना होगा, एक एंगल देखो बस ध्यान से, ये वैल्यू जो है ये 180 - a है, ये 180 - f है, इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं। तो ये बनेगा 180 - 360 - a - f,
अल्टीमेटली वैल्यू बनेगी आपकी a प्लस एफ माइनस 180। अगर आप सबको जोड़ दोगे ना तो आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है, सबको जोड़ दो हर एक एंगल को, तो आपको ये जो a प्लस एफ है ये सब दो दो बार आ जाएंगे, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बन जाएगा, माइनस ये 180 इंटू 6 बन जाएगा। ये निकालना है मुझे, इसकी वैल्यू 720 दी है आपको, 1440 माइनस 1080 कितना है 360 डिग्री, ये आपका आंसर है बी। ठीक है, हाँ जी। जब तक क्लास के सारे सवाल खत्म ना हो जाए करें, आप लोग बीच में ऐसा क्यों बम्बार्डमेंट मारते रहते हो? ऐसा लगता है क्लास छोड़ के सब जरूरी है। कल क्या होना है ये बता दो, आज की चिंता हमको नहीं है ना? पढ़ लो। ABCDEFGH एक रेगुलर ऑक्टागन है जो सर्कल के अंदर है, OAB का AOB से रेशियो बता दो। फिल्म देखने जब जाते हो तो चुपचाप अंत तक बैठे रहेंगे, वो लास्ट में जो है वो फर्जी से गाना चलता है तब भी उसको आंख गड़ा के देखेंगे, और क्लास में देखो जरा क्या हो जाता है, ऐसा लगा ज्योमेट्री खत्म हो चुकी है। 5-6 सवाल बाकी हैं, कर लो पहले। है तुम कभी आज तक पिक्चर देखने नहीं गए? यार रोना आ जाएगा मुझे, ऐसा मत बोलो यार प्लीज। हाँ, ABCDEFGH क्या कह रहा है? OAB ये बनेगा 137 बटे, तो आपको पता है 67.5, और AOB बनता है 45, तो 67.5 बटे 45, 22.5 दूना 22.5 3 3/2। अरे तुम भी नहीं, अरे ऐसा मत करो यार, तुम लोग ने फिल्म ही नहीं देखा कभी हॉल में? हॉल में नहीं गए तुम लोग? अरे यार ये क्या पृथ्वी के लोग हो यार तुम लोग, सच में। कोई बात नहीं है, फिर मोबाइल में देख रहे हो ना बस, ठीक है ठीक है, आपको इमोशनली हर्ट नहीं करते हैं ठीक है, बट मेरे लिए शॉकिंग खबर है भाई कि आप कभी गए नहीं यार। कोई नहीं, सिलेक्शन लेके चले जाना, ठीक है। पी के से स्क्वायर की साइड दी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट रेगुलर ऑक्टागन दैट कैन बी कट फ्रॉम द गिवन स्क्वायर? ये फार्मूला है यार, a/√2 a × √2 - 1, ठीक है, 16 × √2 - 1, ए ऑप्शन। सत्रहवां सवाल, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन हुज साइड लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये सवाल कैसे होगा? आपको मैंने बोला था ना D3 निकालना, जब D3 का फॉर्मूला निकाल लोगे तो लगा देना, आ जाएगा, ठीक है। तो ये कर लेना आप, D3 का फॉर्मूला निकालना है और D3 का फॉर्मूला निकाल के साइड रख देना, आंसर आ जाएगा। तो ये काम तुमको करना है। वैसे ये वैल्यू 10 sec 67.5 बनेगी, तो 67.5 की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दो, ठीक है, आ जाएगा। छोड़ रहा हूं तुम पे, करना इसको। तो आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि हो गया, ठीक है। बाकी इनसे पाला फिर से पड़ेगा जब मेंसुरेशन वगैरह करेंगे। वैसे इनमें ज्यादा कुछ है नहीं एक्चुअली, पॉलीगन में 2-4 फार्मूले रख दो बस, काम बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और ज्योमेट्री खत्म हो गया। अब कल क्या करेंगे हम लोग, है ना? मेंसुरेशन तो शुरू नहीं करेंगे क्योंकि मेंसुरेशन आई विल स्टार्ट आफ्टर हॉलीडे, मतलब मैं लीव पे जा रहा हूँ, थोड़ा आऊँगा उसके बाद। सो कल क्या कराएंगे? हाँ वो सिंप्लीफिकेशन बाकी, सही बताया आपने, ऑफ नहीं कर सकते यार, बीच में नहीं हूँ मैं 7 दिन के लिए। सो कल तो पढ़ो कम से कम। कल पढ़ो, आ गया। सिंप्लीफिकेशन हो गया था, बाकी था वो करवा दिए थे। हाँ, कौन है झूठ बोल रहा है लड़का? मुझे भी याद आया कि हो गया यार। या लगे हाथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ दो ना प्लीज, प्लीज है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ दो, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा अच्छा लगेगा तुमको, चेंज भी होगा और थोड़ा सा हैवी टॉपिक है वो भी, मजा आएगा आपको, ठीक है। तो डन करते हैं, कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं कल भी और परसों भी, 2-2 घंटे पढ़ाते हैं, 4 घंटे पढ़ लो और फिर आराम से 1 हफ्ते आराम करो तुम, फिर जब हम आएंगे तब शुरू करेंगे 1 हफ्ते बाद मेंसुरेशन। कल की क्लास का लिंक दे दीजिए। अरे अभी बोलेंगे ना टीम से, तब तो शेड्यूल होगा। ट्रिगो की शीट यार बोल देंगे, उसी फोल्डर में डाल देंगे, जो लिंक दिया ना ऊपर उसमें बोल देंगे, डाल देंगे, अभी डाल देंगे, बात कर लूंगा। हाँ प्रीति जी, आप अपनी क्वेरी वापस से लिखिए पूरी, जो कल क्वेरी आपने डाली होगी, मुझे याद नहीं है, तब मैं आपसे बात करता हूँ।
ज्योमेट्री में कैसा लगा आप लोगों को? प्रैक्टिस कर लेना, PYQ लगा लेना साथ में, सब चीज मजबूत हो जाएगी। और डरो नहीं, ज्योमेट्री से बहुत अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, फन, ठीक है। सो डोंट बी अफ्रेड, जस्ट डू लिटिल प्रैक्टिस, फॉर्मूलों को इकट्ठा करके याद कर लो बस, ठीक है। दिमाग घूम गया? नहीं नहीं, इट्स नॉट दैट, थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे समझ में आ जाएगा। जो चीज चैलेंजिंग हो ना, उसको सीखने का मजा ही कुछ और होता है। घबरा क्यों जाते हो तुम लोग, राइट? घबराना नहीं होता जी, थोड़ा चैलेंजिंग हो तो वही तो फन है। सो जस्ट मेक श्योर कि इसके नोट्स आप सही से बना लो और रिवाइज कर लेना एक दो बार, बस हो जाएगा। 25 क्लास में हम लोगों ने किया इसको, ठीक है। मेरा 20 का टारगेट था एक्चुअली, 20 में कर दूंगा, 25 लग गए। सिलेबस कब तक होगा तो डर पे ही है, तो है ना। मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी आई गया। आपकी क्लास शुरू करी है, समझ भी आ रही है, बट मैं टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन करना चाहती हूँ, तो आपकी बुक बाई करूँ? हो जाएगा। यस, आप मेरी बुक बाई कर लो, ठीक है। तो देखिए, पहली प्रायोरिटी आपकी क्या है कि क्लास में हम लोग क्लास की एक्सरसाइज कराते हैं, फिर हम क्लास के लिए हर टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देते हैं। तो आपको क्लास शीट जो क्लास पे सॉल्व होता है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी जाती है, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाता है, एंड एक बुक ले लो, आप 51 वाली मेरी किताब ले सकते हो। तो ये 3 चीजें, एंड देन बाद में आपको मॉक टेस्ट देना है। यही आपके प्रैक्टिस के लिए आपको करना है। आपकी बुक है, उससे डेली कितने क्वेश्चन लगाएं? आई थिंक नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे टारगेट मत करो बेटा, टाइम टारगेट कर लो कि चलो 1 घंटा प्रैक्टिस ही करेंगे बैठ के, ऐसा कर लो। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही वेग टारगेट होगा एक तरह से, ठीक है। टाइम टारगेट कर लो घंटे भर, जब तुम्हें लगे घंटे भर कम है, 1.5 घंटे कर सकते हैं, 1.5 घंटे करो, जितना सवाल कर पाओ करो। स्वप्निल, जो भी मिसिंग है बेटा वो मैं बात करके टीम से डलवा दूंगा। आपकी बुक कितने में आ रही है पता नहीं, आपको देखना पड़ेगा स्टोर पे जाके अनअकैडमी के, मैंने देखा नहीं है। जो भी प्रैक्टिस शीट अपलोडेड नहीं है बेटा वो हो जाएगी, मतलब करवा दूंगा, परेशान ना हो। देखिए ऊपर ये एक ड्राइव लिंक दे दी हमने, अर्जुना बैच की सारी PDF इसमें डाल दी गई है, सिवाय एक दो जो मिसिंग होगी वो डलवा दूंगा मैं। वो ऊपर लिंक है, उस पर क्लिक करो, ये लिंक सेव कर लो सब लोग, रोज रोज मांगा करो लिंक, वो ऊपर जाओ, लिंक में क्लिक करो, सारे PDF इकट्ठा दिया, उसमें प्रैक्टिस शीट भी दी हुई है। ट्रिको के होमवर्क वाले सवाल भी यहाँ करवा दे। एक बार बता दो यार सिमरदीप जी, आपको याद है ना वो सवाल, बता दो, मैं अब जरा लिख लेता हूँ, मोबाइल में डाल लेता हूँ, ताकि उसकी PPT चाहिए होगी ना मुझे, तो टीम से बोल के ले लेंगे PPT। बताओ सवाल नंबर बताओ। क्लास एक्सरसाइज है क्या सर? ये सब है उसमें, प्रैक्टिस भी है, सब है। 60, 61, 73, 145, 191, 218, 257, कुछ ज्यादा ही होमवर्क नहीं दिए थे मैंने, लेकिन मैं एक्चुअली क्या है, होमवर्क देके ना मैं करवाता नहीं, मैं बहुत दुष्ट प्राणी हूँ। मुझे लगता है कुछ डाउट्स के साथ रहो तुम, पर फिर मुझे लगा आप लोग सीधे साधे बच्चे हो, क्यों परेशान करें। तो इसलिए देखो, ज्योमेट्री मैंने एक भी होमवर्क नहीं दिया ऐसा जो नहीं कराया, वो सब करा दिया मैंने, कहा छोड़ना ही नहीं भैया, इस चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि वो लोड हमारे ऊपर भी हो जाता है बाद में, है ना। आप बार बार पूछ के तुम मानते हो नहीं, तुम तो पीछे पड़ जाते हो, तो वो मेरे ऊपर लोड हो जाता है फिर बाद में कि कराना कराना, मैं भूल जाता हूँ क्या क्या सवाल छोड़ा था, क्यों छोड़ा था। तो इसलिए मेरी पॉलिसी है भैया, कोई होमवर्क होमवर्क मिलेगा तो अगले दिन ही करा के खत्म करेंगे, बवाल ट्रिग्नोमेट्री जैसा बवाल नहीं पालेंगे सब पे ठीक है। तो इसलिए ज्योमेट्री में देखो मैंने एक भी सवाल नहीं छोड़ा आपके लिए, सब करा दिया, है ना। वो ज्यादा सही है, इट्स गुड फन, है ना। प्रीवियस ईयर के मार्क्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हो आप प्रीवियस ईयर मार्क्स से। 271 भी लिख लिया, लिख लिया। बुक बाई करने के लिए आपको अनअकैडमी ऐप पे जाना है, उसमें एक स्टोर सेक्शन है, वहां से आप बुक खरीद सकते हो, वहां दिख जाएगा आपको मेरी किताब, या यूट्यूब सेशन पे आप किसी भी मेरे चले जाओ, उसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, ठीक है। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? इंदौर से कौन कौन बच्चा है इसमें क्लास में, MP या फिर इंदौर से? कोई है क्लास में? विशाल, कहाँ से हो आप? इंदौर से हो या फिर MP, मतलब कहाँ से हो आप, लिख के बताओ। इंदौर से हो आप क्लास में शैतानी कर रहे थे आज? मैं आ रहा हूँ उधर घूमने ऐसे ही,
टाइम मिलेगा तो बताऊंगा, राइट। उम्मीदें मत पालना, बस बोल रहा हूँ ऐसे ही। आ रहा हूँ उधर घूमने भी, सो ठीक है। दिल्ली वाले तो बगल में रहते हैं ना, बगल वाले से कौन मिलता है? देखो कुछ सेमिनार वगैरह होगा तो बताऊंगा मैं, है ना। लखनऊ अभी आया था मैं घर, तो लखनऊ होके गया था होली में। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब मैं घर वगैरह जाता हूँ तो बड़ा शॉर्ट ट्रिप होता है, तो उसमें फिर टाइम मिलता नहीं है, तो चुपके से जाके लौट आता हूँ मैं। अभी कहाँ हो? स्टूडियो में। कैसे रिवीजन करें, कितनी बार, इस बार वीडियो बना देना। यार रिवीजन कैसे करना है, आपको पूरा रिवाइज करना है बैठ के ठीक से, और कितनी बार करना है, आई थिंक ये सवाल इमेटेरियल है। आप जब रिवीजन करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एक बार किया, कुछ भूल रहे हैं तो दोबारा किया, बट एवरी सब्सिक्वेंट रिवीजन टेक्स लेसर टाइम। आप रिवीजन तमीज से करोगे तो आप देखोगे एग्जाम के पहले वाला जो रिवीजन होगा वो आप एक दिन में कर डालोगे पूरा मैथ्स का, ऐसे होता है। ठीक है। मैथ्स में टॉप कैसे करें, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है? पूछता हूँ, ठीक है, मनन चिंतन करके तो बताता हूँ तुमको शॉर्ट ट्रिक है। पागल है ना हम लोग, यहाँ पढ़े जा रहे हैं 6 महीना से, 7 महीना से, 8 महीना से। शॉर्ट ट्रिक होती मेरे पास नंबर लाने की तो ये करता ही नहीं, मैं तो वही करा देता सीधे। हाँ जी, 140 150 है स्कोर, सही है ना सर? यार परसेंटाइल देखो आप, एंड ट्राई टू इम्प्रूव एज मच एज यू कैन, ठीक है। सो कोशिश करो कि इम्प्रूव हो, बाकी ठीक है। 80 परसेंटाइल कम है, से कम है, बट वैसे आपकी जो परसेंटाइल है थोड़ा कम इसलिए भी आती है बिकॉज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कम होते हैं ना, तो दैट इज लिटिल हुए की स्टैटिस्टिक्स नॉट सो एक्यूरेट, बट स्टिल आई बिलीव कि परसेंटाइल थोड़ी बेहतर होनी चाहिए आपकी, तो थोड़ा इंप्रूव करो। और मैं कौन से स्टेट में हूँ? हरियाणा, गुरुग्राम, जिसको दिल्ली एनसीआर बोलते हैं। गुरुग्राम एक बहुत छोटा सा गांव है नोएडा के पास, दिल्ली के पास, वहीं हूँ मैं, ठीक है। चलिए अलविदा, कल मिलते हैं शाम को 6 बजे, ख्याल रखिएगा, थैंक यू।